हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? कैसा महसूस कर रहे हैं? अच्छा, चलिए, वेरी गुड। तो शुरू करते हैं मेरे प्यारे भी आज की कहानी। तो आज की क्लास में मैं आपको रेक्टेंगल आयत के बारे में पढ़ाऊंगा। उससे पहले दो तीन क्वेश्चन बाकी हैं स्क्वायर के, उनको निपटा लेते हैं। ठीक है दोस्तों, चलेगा। दिए गए चित्र में आपके सामने चित्र दिया है एबीसीडी, एक स्क्वायर, एक वर्ग है। तो आपसे पूछा है शेडेड एरिया और अनशेडेड एरिया का रेशियो। अब शेडेड एरिया क्या है कि एक स्क्वायर है ना, इसकी साइड सीडी पे मेरे दोस्तों एक सेमी सर्कल खींचा गया है और यहां पॉइंट बी से मेरे दोस्तों एक टेंजेंट खींची है, टेंजेंट। ठीक है ना, जो इस सेमी सर्कल को मेरे पैर में यहां पे टच कर रही है। ठीक है ना, तो ये जो ट्राइंगल है शेडेड है, ये अनशेडेड है। इसका रेशियो आपसे पूछा है। तो भाई मैंने मान लिया कि दोस्तों ये जो पॉइंट है ये पी है। ठीक है भाई, तो आपसे शेडेड एरिया से अनशेडेड एरिया का रेशियो पूछा गया है। चलिए जवाब दीजिए, कैसे करेंगे दोस्तों इस क्वेश्चन को। काफी शानदार सवाल है मेरे प्यारे भाई, आपको मजा आएगा ये सवाल करके। चलो, तो चूंकि मुझे यहां पे साफ साफ राइट एंगल ट्राइंगल दिखाई दे रहा है 90 डिग्री। ठीक है भाई, फिगर के अंदर एक फिगर बना हुआ है, तो इतना तो मैं समझ गया कि यहां पाइथागोरस थ्योरम लगनी है। बस आपको लेंस निकालनी। अब एक बात सभी लोग जानते हैं कि स्क्वायर की चारों साइड बराबर होती हैं। अब ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा मेरे प्यारे भी, बहुत प्यार से, कि भी जैसे आपका सेमी सर्कल है, सेमी सर्कल ना, इसको सर्कल ही समझो ये। ठीक है ना, अब सर्कल के बाहर से आप टेंजेंट खींचोगे तो उनकी लंबाई बराबर होगी कि नहीं होगी? आप बोलोगे जी सर। अब जैसे सर्कल के बाहर पॉइंट पी है, पॉइंट पी से भाई ये टेंजेंट है और ये टेंजेंट है, इसकी लंबाई सेम होनी चाहिए। आप बोलोगे हाँ जी सर, बिल्कुल सही। भाई सर्कल के बाहर से एक टेंजेंट की ये है और ये टेंजेंट है, भाई ये टेंजेंट है, यहां पे ये है भाई। क्लियर है? सपोज थोड़ी देर के लिए मैं इसको पॉइंट को नाम दे देता हूं मेरे दोस्तों कि एस पॉइंट है। तो सर्कल के बाहर से पी एस और ये पीडी टेंजेंट इक्वल होनी चाहिए। मतलब अगर ये इसकी लंबाई 1 है तो इसकी लंबाई भी 1 है। आप बोलोगे जी सर, बिल्कुल सही, इसमें हमें कोई भी परेशानी नहीं है। स्क्वायर की साइड को मेरे दोस्तों मैंने ए मान लिया, कि माना जो स्क्वायर की साइड है वो ए है। सर्कल के बाहर से अगर ये टेंजेंट 1 है तो दोस्तों ये भी 1 होना चाहिए। स्क्वायर की साइड को मैंने ए मान लिया। अब स्क्वायर की ये साइड ए है स्टूडेंट, तो ये वाली साइड भी ए है। यही ध्यान रखना होता है कि स्क्वायर की चारों साइड बराबर होती हैं। आप बोलोगे जी सर। अभी ये साइड ए है और मेरे दोस्तों ये साइड भी आपकी ए है। ठीक है, कि यहां तक कोई परेशानी? आप बोलोगे नहीं सर, इसमें कोई भी परेशानी नहीं है। अब एक बात बताइए मेरे दोस्तों कि सर्कल के बाहर से खींची गई टेंजेंट इक्वल होती है। सर्कल के बाहर से खींची गई टेंजेंट इक्वल होती है। सेमी सर्कल है या सर्कल है, सर्कल के बाहर से मेरे दोस्तों ये टेंजेंट है, ये देखो इसको यहां टच कर रही है और ये टेंजेंट है, ये दोनों इक्वल होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए मेरे प्यारे भाई? है भाई, भाई ये इसको यहीं तो टच कर रहा है। जैसे आपका सेमी सर्कल है, ये यहां से टेंजेंट खींची गई है, ठीक है ना, तो इसको यहीं तो टच कर रहा है ये। तो इसका मतलब अगर ये टेंजेंट की लंबाई स्मॉल ए है तो मेरे प्यारे भाई ये भी कितना आ जाएगा? स्मॉल ए आ जाएगा। समझ में आया? आप बोलोगे जी सर, बिल्कुल सही। सर्कल के बाहर से टेंजेंट इक्वल होती है। भैया ये अगर स्क्वायर की साइड मैंने ए मानी है तो ये भी कितना हो जाएगा? ए आ जाएगा। ये टेंजेंट 1 है तो ये भी 1 आ गया। अब स्क्वायर की मेरे दोस्तों ये वाली साइड अगर ए है तो ये साइड भी ए होगी, ये भी ए होगी। 1 है तो कितना हो गया मेरे दोस्तों? ए माइनस 1। ये ए माइनस 1 हो गया। आप बोलोगे हाँ जी सर, बिल्कुल सही। ठीक है भाई, तो मेरे प्यारे में बस सवाल खत्म। आपके सामने राइट एंगल ट्राइंगल बन गया, इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए, ये राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। कुछ है ही नहीं भाई। ये साइड कितनी? ये साइड है मेरे दोस्तों ए माइनस 1। ठीक है भाई, भाई ये साइड कितनी? ये साइड है ए। और 90 डिग्री के सामने कितना? 90 डिग्री के सामने वाली साइड कितनी है? ए प्लस 1। तो मेरे दोस्तों ये है, इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए। या तो पाइथागोरस थ्योरम लगाओ या फिर सब बच्चों को साफ साफ दिखाई दे रहा है मेरे प्यारे भाई, आप इतने बेवकूफ भी नहीं हैं कि इसे ये जो राइट एंगल ट्राइंगल है इसकी तीनों साइड कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर हैं। समझ पा रहे हैं? है ना, लगातार है, एक एक का गैप है। और मैंने आपको बताया दुनिया में एक ही ट्रिपलेट ऐसा है जिसकी साइड कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर है 3 4 5। भैया लगातार इंटीजर ही तो है, एक एक का गैप है। मतलब ये कुछ और नहीं है। जब आप इसको यहां पे पाइथागोरस लगाने की जरूरत नहीं है, एक ही ट्रिपलेट सेट होगा 3 4 5। आप बोलोगे जी सर बहुत बढ़िया, ये तो आपने बहुत बढ़िया बात बता दी, 3 4 5। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही।
ठीक है ना, सॉल्व करोगे तो भी यही आएगा, लेकिन जब भी आपको यहां पे कॉन्जिक्यूटिव दिखाई दे रही तो ट्रिपलेट 3 4 5 सेट किया गया है। इसका मतलब मेरे दोस्तों ए की वैल्यू 4 है। स्क्वायर की जो साइड आ गई वो कितनी आ गई मेरे दोस्तों, 4 आ गई। ए की वैल्यू 4 है भाई। ये कितना है मेरे दोस्तों, 3 है। ये कितना आ गया मेरे दोस्तों, 4 आ गया। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, स्क्वायर की साइड 4। तो शेडेड एरिया कितना हो गया, शेडेड एरिया राइट एंगल, इसका एरिया कितना हो गया भाई, 4 तिया 12/2 6, शेडेड एरिया 6 हो गया। अनशेडेड एरिया कितना हो गया भाई, ये अनशेडेड एरिया क्या है भाई, पूरे स्क्वायर का एरिया कितना है, अगर स्क्वायर की साइड 4 है तो पूरे स्क्वायर का एरिया 16 है, उसमें इस ट्राइंगल का एरिया 6 है, घटा देंगे तो मेरे दोस्तों 10। तो शेडेड से अनशेडेड का रेशियो 6:10 यानी कि 3:5 है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है भाई। ट्राइंगल की ये साइड कितने, 3, ये 4 है, राइट एंगल ट्राइंगल, एरिया कितना हो जाएगा 1/2, 3 × 4 6। पूरे स्क्वायर का एरिया 16 है, 16 में से 6 घटाएंगे, अनशेडेड कितना बचेगा 10, यानी कि 3:5 इस क्वेश्चन का आंसर है। काफी आसान सवाल था, ठीक है ना। तो क्वेश्चन ऐसा नहीं कि मैं आपको डिफिकल्ट करा रहा हूं, नहीं, बहुत ही आसान है। सर 1 लेट क्यों किया, वेरिएबल लेट क्यों नहीं किया, बिल्कुल जितेंद्र ने अच्छा सवाल पूछा है। देखिएगा एक्चुअली इस सवाल को सॉल्व करने के लिए क्या चाहिए आपको, साइड चाहिए, और साइड की भी लंबाई नहीं, साइड्स में भी आपको एक तरीके से रेशियो चाहिए। जब भी आपको रेशियो निकालना हो तो आपको 2 वेरिएबल मानने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि भाई मेरे दोस्तों कि आप इसको x मानो इसको y मानो, 2 वेरिएबल मानोगे आंसर तब भी आएगा, लेकिन उससे क्या होता है, भर्जी का कैलकुलेशन बढ़ जाता है, लिखना ज्यादा पड़ता है। अगर आपको साइड्स में रेशियो ही निकालना है, 2 वेरिएबल अगर आपको मानने पड़ रहे हैं, मेरे 2 वेरिएबल आपको मानने की जरूरत नहीं है। एक तो आप फिक्स लेंथ ले लो 1 या जो भी आपको पसंद आ रहे हो, और एक को आप वेरिएबल मान लीजिए। तो जब आप इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो वेरिएबल का जो मान है वो इस 1 के हिसाब से अपने आप सेट हो जाएगा, कि रेशियो तो नहीं बदलने वाला ना। तो अगर आपको मेरे दोस्तों कभी भी इस तरीके से रेशियो निकालना है तो आपको 2 वेरिएबल मानने की जरूरत नहीं, एक वेरिएबल मानो और एक कोई फिक्स वैल्यू मान लो। ये कल भी किया था हमने। चलिए दोस्तों अगले सवाल की तरफ बताइए, सवाल नंबर 23। यस, इस क्वेश्चन का क्या आंसर है, चलो यार मैं मोटा हो गया हूं ना पहले से। वेरी गुड आशीष, हाँ जी बिल्कुल डिंपल, लेकिन सिंपल हम एज्यूम करेंगे ना, 1 से ज्यादा सिंपल क्या ही है मानने के लिए। इन द गिवन फिगर, दिए गए चित्र में स्क्वायर का एरिया बताइए। आपके सामने मेरे दोस्तों स्क्वायर है और इसमें कुछ ऐसे आवा टेढ़ा सा खींच दिया है। भाइयों ये 12 है, ये 3 है और ये 9 है, ठीक है ना। तो आपसे पूछा स्क्वायर का एरिया क्या होगा, तो एरिया निकालने के लिए क्या चाहिए, स्क्वायर की साइड चाहिए, ठीक है ना। भाई ये जो है ये 12 है और प्यारे बच्चे 3 है और ये 9 है, ठीक है। मैं थोड़ा छोटा करके लिख देता हूं, ठीक है स्टूडेंट्स। भाई ये 12 है, ये लेंथ जो है आपकी 3 है और ये जो लेंथ है आपकी 9 है। ये 90 डिग्री का एंगल है, 90 दिखाया गया। बताओ इसका एरिया क्या होगा। अब काफी बेहतरीन सवाल है मेरे दोस्तों, इसको लेने का पर्पज यही है कि ये किसी भी क्वालिटरल में थोड़ा सा ट्रिकी करके बनाया जा सकता है ना। एक सवाल अगर मैं समझा दूंगा तो इससे मिलते जुलते सारे सवाल कर लोगे आप। 12 3 स्क्वायर का एरिया निकालना है मेरे प्यारे भाई। अब ध्यान से देखिएगा, ये 90 डिग्री एक्चुअली आपको अधूरी फिगर दिखाइए। पूरी फिगर मेरे दोस्तों इसको बनाने की कोशिश करिएगा। अगर आप इसको आगे बढ़ाओगे और मेरे दोस्तों यहां से आप इस पे परपेंडिकुलर डालोगे तो 90 डिग्री। आपने मेरे दोस्तों इसको आगे बढ़ाया और यहां से मेरे प्यारे भाई आपने इस पे परपेंडिकुलर डाला। परपेंडिकुलर डालने का मतलब यहां से 90 डिग्री, ये मैंने अपनी मर्जी से ड्रॉ करा है। अब भाइयों ये क्या बन गया, अगर ये 90 है तो ये भी 90 है भाई, ये 90 है, ये 90, ये 90, 90, तो ये छोटा सा रेक्टेंगल बन गया। चारों है भाई, चारों एंगल 90 डिग्री के हैं तो आमने सामने की साइड बराबर होनी चाहिए भाई। अगर ये 9 है तो ये भी 9 होगा भाइयों, अगर ये 3 है तो ये भी 3 होगा। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, बात समझ में आ गई, क्या इसमें कोई परेशानी, कोई भी परेशानी नहीं है। तो मेरे दोस्तों आपको क्या आप यहां से इजीली डायगोनल नहीं निकाल पा रहे इस स्क्वायर का। आप बोलोगे जी सर हम तो बहुत अच्छे से निकाल रहे हैं डायगोनल, अब उड़ के आपको राइट एंगल ट्राइंगल नहीं दिखाई दे रहा। भाई ये पूरी साइड कितनी होगी, पूरी साइड होगी 21, ये कितना है 3,
ये पूरी लेंथ कितनी होगी? 12 9 21, ये कितना है? 3। तो पाइथागोरस से नहीं निकाल सकते? बोलिए ए भाई, पाइथागोरस से स्क्वायर का डायगोनली आ जाएगा मेरे प्यारे भी। तो आपका जवाब होगा हां जी सर आएगा। 12 9 मेरे प्यारे भी कितना होता है? 21, 21 का स्क्वायर 441 प्लस 3 का स्क्वायर 9, यानी कि अंडर रूट 450। यानी कि डायगोनल की लंबाई पूछे मेरे प्यारे भी तो अंडर रूट 450 होगी, रूट 450। समझ में आया? थोड़ा सा दिमाग लगाइए प्लीज भगवान के लिए। तो इस स्क्वायर का विकर्ण आ गया, आपसे एरिया पूछा है। स्क्वायर का एरिया क्या होता है मेरे दोस्तों? डायगोनल का स्क्वायर बटे 2 है ना। रूट 450 का स्क्वायर 450 बटे 2 यानी कि 225। तो 225 इस क्वेश्चन का आंसर है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। इससे शानदार सवाल या आसान सवाल शायद ही कोई बने। केवल आपको यहां पे थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करना है, इसको आगे बढ़ाकर ये 90 डिग्री ड्रॉप करना, जिससे कि एक राइट एंगल ट्रायंगल क्रिएट हो जाएगा। इससे आप डायगोनल निकाल सकते हैं। भाई ये 90 90 90 90 चारों एंगल 90 हो गए, तो ये रेक्टेंगल आमने सामने की साइड बराबर होनी चाहिए। ये 9 है तो ये भी 9 हो गए, 3 है 3 होगा तो 21 और 3 पाइथागोरस लगाएंगे, डायगोनल आ गया। डायगोनल आपको पता है तो स्क्वायर का एरिया क्या होगा? डी स्क्वायर बटे 2। ठीक है ना। चलिए आगे चलेंगे। लास्ट क्वेश्चन है स्क्वायर का, खत्म है फिर ये 24 नंबर। चलिए बताओ। मैं कितना मोटा हो गया हूं यार। सिमिलरिटी से अभिनव क्या, आशीष क्या जरूरत है भाई सिमिलरिटी फिमिलरिटी की? हैं? हो हे भगवान। डायरेक्ट डायगोनल लेकर नहीं हो सकता सर। अनिश डायरेक्ट डायगोनल लोगे तो डायगोनल की लंबाई तो निकालनी पड़ेगी ना किसी ना किसी तरीके से। चलिए जी बताइए इस क्वेश्चन का क्या आंसर है। अब ये बहुत ही क्लासिक क्वेश्चन है, ये ज्योमेट्री और मेंसुरेशन दोनों का सवाल है। ठीक है ना। ये ज्योमेट्री में भी मेंसुरेशन दोनों के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, करो सवाल ये, फाइंड द एरिया ऑफ लार्जेस्ट सेमी सर्कल दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन स्क्वायर ऑफ साइड x सेंटीमीटर। आपके पास एक स्क्वायर, एक वर्ग है x सेंटीमीटर साइड का। ठीक है ना मेरे दोस्तों। इसमें मैक्सिमम साइज का जो सेमी सर्कल डाला जा सकता है, उस सेमी सर्कल का एरिया क्या है, ये आपसे पूछा गया है। करो है भाई। ये एक स्क्वायर है जिसकी साइड कितनी है प्यारे बच्चों? जिसकी साइड है x सेंटीमीटर। इसके अंदर मैक्सिमम साइज का जो सेमी सर्कल डाला जा सकता है, उस सेमी सर्कल का मैक्सिमम लार्जेस्ट साइड का जो अधिकतम क्षेत्रफल का जो अर्धवृत्त इसमें घुसा सकते हो, उसका एरिया क्या होगा? चलिए देखिए बहुत सारे बच्चों को हाँ बहुत सारे बच्चों को ये लग रहा होगा कि सर ऐसे डायगोनल खींचेंगे अभी और ये सेमी सर्कल इसके अंदर बनेगा मैक्सिमम साइज का, ये वाला है ना, ऐसे ही लग रहा है। और ये हमने आपको राइट एंगल में पढ़ाई दिया है। अब मैं आपसे कहूं, बहुत सारे बच्चों के मन में आ रहा होगा अगर मैं इससे बड़ा सेमी सर्कल डाल दूं, ठीक है ना। ये सवाल ऐसे होते हैं कि आपको एक दो बार करने पड़ेंगे, ठीक है ना, रैंडम नहीं हो सकते। कैसे? इसमें बड़े साइज का मैक्सिमम साइज का सेमी सर्कल कैसे डाला जा सकता है इसके अंदर? आप बोलोगे देखिए स्क्वायर एक सिमेट्रिक फिगर है, सेमी सर्कल भी सिमेट्रिक फिगर है। सिमेट्रिक फिगर का मतलब जो आड़ी टेढ़ी नहीं होती, जब आड़ी टेढ़ी नहीं होती तो हर जगह बराबर पार्टीशन होता है, बिल्डिंग सीधी सीधी करी जाती है। समझ में आया? तो यानी कि मेरे प्यारे भाई इस तरीके से क्या मैं नहीं इसके अंदर मैक्सिमम साइज का सेमी सर्कल डाल सकता, ये बताओ। बताओ पहले वाले से बड़ा है कि नहीं बड़ा है? जवाब दीजिए। ये स्क्वायर के अंदर मैक्सिमम साइज का सेमी सर्कल होगा मेरे प्यारे भाई, देख लो इसको ध्यान से।
समझ में आ रहा है? आप बोलोगे हाँ जी सर, ये तो आपने मौज कर दी सर, वेरी गुड किया ये। ठीक है भाई, हाँ जी, क्लियर? क्या यहां पे कोई परेशानी? आप बोलोगे नहीं सर, यहां पे हमें एक पैसे की कोई परेशानी नहीं है। ये स्क्वायर है, इसके अंदर हमने मैक्सिमम साइज का एक सेमी सर्कल डाला है, और मेरे दोस्तों इस सेमी सर्कल का जो है वो इस तरीके से मेरे प्यारे में पड़ेगा। ये स्क्वायर भी सिमेट्रिक फिगर है और एक सेमी सर्कल भी सिमेट्रिक फिगर है, कोई भेदभाव नहीं है। सपोज मेरे दोस्तों ये आपकी सेमी सर्कल का जो है सेंटर हो गया O, ठीक है ना, और मुझे सेमी सर्कल की रेडियस निकालनी है R। तो मेरे प्यारे भाई ये सेमी सर्कल की यहां से यहां तक की मेरे दोस्तों क्या हो जाएगी, 90 डिग्री। ये सेमी सर्कल की रेडियस स्मॉल r, ये मुझे निकालनी है x की टर्म में, ये स्क्वायर की साइड है x। अब बताओ कैसे करेंगे भाई, ये भी स्मॉल r है, ये भी स्मॉल r है। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, ठीक है, हाँ जी। तो मेरे प्यारे भाई, क्योंकि जब भी ऐसे आता है तो हम सेंटर से उसको मिलाते ही हैं टेंजेंट को। तो मेरे दोस्तों आपको दिखाई दे रहा है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ये आपको दिखाई दे रहा है ये एंगल कितने डिग्री का होगा मेरे प्यारे भाई, ये वाला एंगल बोलो 45 डिग्री का होगा कि नहीं होगा? भाई मेरे दोस्तों समझने की कोशिश करेगा, सिमेट्रिक है, कोई भेदभाव यहां पे हुआ नहीं है। जो लेंथ ये है सेम टू सेम वैसा ही इधर भी है, ठीक है ना, बिल्कुल इकसार है। तो मतलब ये वाली लेंथ बची हुई और ये वाली लेंथ बची हुई भी इक्वल है, ठीक है ना भाई। ये तो 90 डिग्री का एंगल है, आप बोलोगे जी सर है भाई, और ये लेंथ और ये पूरी लेंथ इक्वल है, तो यानी कि ये एंगल कितना आएगा मेरे दोस्तों, 45 डिग्री का, 45 डिग्री का। 90 45 45 आ जाएगा ना, ये भी 45 डिग्री का है, तो ये एंगल भी 45 डिग्री का होगा। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, ठीक है भाई। ओके, ये जो है जो लेंथ ये है सेम वही लेंथ ये भी 45 है, ये भी 45 डिग्री है। तो मेरे दोस्तों ये 90 डिग्री, आप बोलोगे जी सर अगर 90 डिग्री के सामने आर है, 90 डिग्री के सामने आर है मेरे दोस्तों, आपका 45 डिग्री है, 90 के सामने आर है, तो 45 के सामने कितना होगा, आर बटे √2, आर बाई √2। आप बोलोगे जी सर बहुत बढ़िया, यहां तक कोई भी दिक्कत नहीं आई। तो यानी कि स्क्वायर की टोटल लेंथ कितनी हो गई, r√2 प्लस आर, ये r√2 प्लस आर किसके बराबर आ गया, तो आप बोलोगे सर यही तो स्क्वायर की साइड के बराबर है x। ये r√2 और ये प्लस आर किसके बराबर आ गया, x के बराबर। तो r यहां से कॉमन आ जाएगा, ठीक है भाई। तो 1 प्लस √2 बटे √2 बराबर x। तो यहां से r की जो वैल्यू आएगी मेरे दोस्तों क्या आएगी, x इंटू √2 अपॉन √2 प्लस 1। ठीक है दोस्तों, आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, बात समझ में आ गई। पाइथागोरस से लगाएंगे तो भी यही आता, अब सीधी सीधी लेंथ मिल रही तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब मेरे प्यारे भाई यहां पे रेशनलाइजेशन करने के लिए आप ऊपर नीचे मेरे दोस्तों √2x है, √2 -1 से गुणा करेंगे, √2 प्लस 1 है, √2 -1 से गुणा करेंगे ऊपर नीचे, तो नीचे मेरे प्यारे भाई √2 -1 √2 प्लस 1 नीचे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये इस सेमी सर्कल की साइड आ गई, ठीक है ना। ये सेमी सर्कल की नहीं सुरभि, वो मैक्सिमम साइज का नहीं है, ठीक है ना, सेमी सर्कल की रेडियस आ गई। सर 45 डिग्री कैसे बेटा, सेलिस राइट एंगल ट्राइंगल में दो साइड बराबर हो जाएं तो 45 डिग्री के एंगल नहीं हो जाएंगे, वो 45 45 90 बन जाएगा। ये एक सिमेट्रिक आपको कॉन्फ़िगरेशन यहां पे दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। ये जो सेमी सर्कल है आड़ा टेढ़ा नहीं, जितना इधर पे फंसा हुआ उतना इधर पे फंसा हुआ है। तो यानी कि बची हुई ये वाली जो लेंथ है मेरे प्यारे भाई और ये भी जो लेंथ है दोनों इक्वल है। दैट मीन्स दिस इज 45 45 90 ट्राइंगल। तो 90 के सामने आ रहा है, 45 के सामने r√2। तो यहां से सेमी सर्कल की रेडियस आ गई। अगर सेमी सर्कल की रेडियस ये है तो सेमी सर्कल का एरिया क्या होता है बच्चों, एरिया होता है πr² बटे 2। अगर सेमी सर्कल की रेडियस r है तो सेमी सर्कल का एरिया πr² बटे 2। तो πr², पाई तो ये है, इसका स्क्वायर करेंगे, √2 का स्क्वायर 2, x का स्क्वायर x², √2 -1 का होल स्क्वायर करेंगे तो √2 -1 का होल स्क्वायर 3 - 2 √2 है भाई, और बटे 2 मेरे प्यारे भाई, ठीक है ना। आप बोलोगे जी सर 2 से 2 कैंसल आउट हो जाएगा। तो पाई इंटू 3 - 2 √2 x² इस क्वेश्चन का आंसर है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर करेक्ट होगा।
अरे अभिषेक यार, अगर किसी राइट एंगल में दो साइड बराबर हैं तो दो एंगल भी बराबर होंगे ना। 45 45 90, कैसी बातें करते हो यार, आप कुछ भी बोलते हो। ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ये दोनों साइड बराबर है, दोनों एंगल कितने के होंगे? 45 डिग्री के नहीं होंगे। क्यों नहीं समझते हैं भाई? कैसे विद्यार्थी हो आप? स्क्वायर एक सिमेट्रिक फिगर है, सेमी सर्कल भी एक सिमेट्रिक फिगर है। सिमेट्रिक फिगर के अंदर पूरी तरीके से एक सिमेट्रिक फिगर घुसाओगे तो वो सिमेट्रिक वे में डिवाइड होगी। क्लियर है? कोई भेदभाव यहां पे नहीं किया जा रहा है, जैसा लेंथ इधर है वैसा ही इधर है। ठीक है, जितना इधर पिचका है उतना ही उधर पिचका है, तो बची हुई लेंथ भी इक्वल है। ये 45 डिग्री के होंगे, ये भी 45 है। 90 के सामने आर, 45 के सामने r/√2। ठीक है भाई, इक्वल हो जाएगा। तो मुझे लगता है स्टूडेंट्स आपको ये बात समझ में आई है। अगर आपको देखिए समझ में नहीं आई है तो इतना इंपॉर्टेंट तो है नहीं कि इस पे बहुत ज्यादा समय खराब किया जाए। आप इसका डायरेक्ट कंसेप्ट या डायरेक्ट फॉर्मूला भी याद कर सकते हैं, ठीक है ना, रट सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलेगा। तो इसी के साथ हमारा स्क्वायर समाप्त होता है। आगे चलें? नहीं तनु, साइड को वो पूरी लेंथ एक्स ही तो स्क्वायर की साइड के बराबर सीधी सीधी लेंथ है रोहित। चलेगा, आगे चलेंगे। सवाल नेक्स्ट कंसेप्ट आपके सामने, सब लोग अपनी कॉपी में हेडिंग डालेंगे अब, रेक्टेंगल। रेक्टेंगल, आयत। हिंदी वाले भाई लिख लेंगे आयत। पच्चीस 26 क्वेश्चन। अब 25 26 ये सब रेक्टेंगल के हैं, ठीक है ना, स्क्वायर के इतने ही सवाल हैं। आगे चलो। अंजलि, सेमी सर्कल का एरिया क्या होता है? πr²/2। सेमी सर्कल क्या होता है? सर्कल का आधा, तो सेमी सर्कल का एरिया πr²/2। सर अब इससे बाहर कोई कंसेप्ट नहीं बनेगा ना स्क्वायर का? केपीएस कंसेप्ट तो कोई बाहर नहीं है, लेकिन सवाल लाखों हैं। चाहे तो आप स्क्वायर के इतने सवाल बन सकते हैं कि आप जिंदगी भर उन्हीं सवालों को करते रहो, आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है। सवालों का कोई अंत नहीं है, लेकिन मोटा मोटा एसएससी लेवल पे जितने बन जो है फेमस पैटर्न है वो मैंने आपको करवा दिए। प्रीवियस ईयर भी थे और इसमें ज्यादातर नए क्वेश्चंस भी थे। ठीक है ना, ऐसा मत समझो कि यही है ज्योमेट्री अंत है, इसके बाद और कुछ नहीं बचा, ऐसा नहीं है। कोई लिमिट नहीं है सवालों की, कितने भी बनाए जा सकते हैं। चलेगा, अब सब लोग अपनी कॉपी में हेडिंग डाल लेंगे दोस्तों, रेक्टेंगल या फिर आयत। रेक्टेंगल क्या होता है मेरे प्यारे भी? जवाब दीजिए सब लोग, व्हाट इज रेक्टेंगल? तो रेक्टेंगल मेरे दोस्तों एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है, अभी एक ऐसा मेरे दोस्तों चतुर्भुज, एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसकी आमने सामने की साइड्स बराबर होती हैं और चारों एंगल 90 डिग्री के होते हैं, ABCD। भाई एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल, एक ऐसा चतुर्भुज मेरे दोस्तों जिसकी आमने सामने की साइड बराबर हो और चारों एंगल 90 डिग्री के हो। ये मैंने आपके सामने क्वाड्रिलेटरल बनाया है, इसमें आमने सामने की लेंथ बराबर है। भाई ये L है तो ये भी L है। ठीक है दोस्तों, ये B है और ये भी B है। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। और चारों एंगल 90 डिग्री के स्टूडेंट्स, यानी कि ये वाला एंगल 90 डिग्री है, ये वाला एंगल भी 90 डिग्री है भाई। स्क्वायर के भी चारों एंगल 90 डिग्री होते हैं, लेकिन स्क्वायर और रेक्टेंगल में क्या फर्क है? स्क्वायर की चारों साइड बराबर होती हैं, जबकि रेक्टेंगल की चारों साइड बराबर नहीं होती, केवल आमने सामने की साइड बराबर होती हैं। ठीक है ना, इसकी लंबाई चौड़ाई अलग अलग होती है। समझ में आया? सभी को फर्क दिखाई दे रहा है स्क्वायर रेक्टेंगल में अलग अलग? तो इन रेक्टेंगल अपोजिट साइड आर इक्वल इन लेंथ एंड ईच एंगल इज 90 डिग्री।
पाइथागोरस नहीं लगाया है सुरभि, वो लेंथ को इक्वल करा है। आगे बढ़ जाओ अब। $801 राजेश से बताया है, चिंता ना करो, होगा विवेक, चिंता मत करो भाई। क्लियर है? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, यहां तक हमें कोई परेशानी नहीं है। प्यारे बच्चों, अगर मैं रेक्टेंगल के एरिया की बात करूं, ये एरिया पे एरिया के कंसेप्ट मेंसुरेशन में मैं अभी भी बता रहा हूं। अब ये उम्मीद मत करो कि मेंसुरेशन में मैं फिर से तामझाम लेके बैठ जाऊंगा कि ये रेक्टेंगल है, ये एरिया है ना। वहां सवाल आएगा, कंसेप्ट ऑलरेडी बता रखा है, सॉल्यूशन होगा, आगे बढ़ेंगे। ठीक है ना? सारा बेसिक यही बता रहा हूं मैं एक साथ। अब रेक्टेंगल का एरिया यानी कि क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं? बोलो भाई, ये लंबाई L है, ये चौड़ाई B है, तो रेक्टेंगल का एरिया होता है मेरे प्यारे भाई L गुणा B, L इंटू B। आप बोलोगे जी सर कोई तकलीफ नहीं, ठीक है। रेक्टेंगल का पेरीमीटर यानी कि परिमाप क्या होता है? जवाब दीजिए दोस्तों। आयत का पेरीमीटर यानी कि परिमाप क्या होगा? रेक्टेंगल का पेरीमीटर, पेरीमीटर यानी कि परिमाप क्या होता है? चारों ओर की बाउंड्री का सम। ये चारों ओर की बाउंड्री को हम लोग ऐड कर देंगे, चारों ओर की बाउंड्री ऐड करेंगे है भाई। ये L प्लस L 2L और B प्लस B 2B, सब ऐड कर दो ना। L L 2L हो गया, B और B 2B हो गया। तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर यानी कि परिमाप होता है मेरे प्यारे भाई ट्वाइस ऑफ L प्लस B, ट्वाइस ऑफ L प्लस B। सभी को बात समझ में आ गई? क्लियर? कोई तकलीफ? ठीक है ना? ट्वाइस ऑफ L प्लस B। आप बोलोगे जी सर बहुत बढ़िया, इसमें कोई तकलीफ नहीं है। अब बात करते मेरे दोस्तों हम स्क्वायर के डायगोनल की, ठीक है ना, इस रेक्टेंगल के विकर्ण की। अब विकर्ण क्या है मेरे दोस्तों? मैंने A से C को मिलाया, A से C को। ये इस रेक्टेंगल का मेरे प्यारे भाई क्या है? डायगोनल है, रेक्टेंगल का डायगोनल। आप बोलोगे जी सर बहुत बढ़िया, कोई तकलीफ नहीं है, ठीक है ना। डायगोनल AC, अपोजिट वर्टेक्स को मिलाने से जो लेंथ बनती है उसको हम डायगोनल कहते हैं, D से डिनोट करेंगे। तो आप मुझे बताइए मेरे प्यारे भाई ये लेंथ कितनी होगी AC डायगोनल की? तो आप ध्यान से देखेंगे, लंबाई L है, ये B है, तो 90 डिग्री के सामने ये AC कितना आ जाएगा पाइथागोरस से? तो पाइथागोरस से AC की जो लंबाई होगी वो √L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर होगी, √L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर होगी। यानी कि अगर किसी रेक्टेंगल की लंबाई L है और इसकी चौड़ाई B है, तो रेक्टेंगल के डायगोनल की जो लंबाई होती है वो √L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर होती है। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, बात समझ में आ गई है, ठीक है। मेरे प्यारे भाई ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। इस राइट एंगल को गौर से देखो ABC को, और इस राइट एंगल को गौर से देखो ADC को, दोनों राइट एंगल है। क्या ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में बराबर हैं क्या? क्या ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में बराबर हैं क्या? अरे कभी तो जवाब दिया करो, पूरे चैप्टर खत्म होने के बाद कृष्णा। नहीं, ये दोनों एंगल अलग अलग हैं भाई। दो एंगल बराबर कब होते? जब उनके सामने की साइड भी बराबर हो। यहां L की लेंथ अलग है, B अलग है, यानी कि दोनों एंगल इक्वल नहीं है। समझ में आया भैया? ये दोनों एंगल इक्वल नहीं है, अलग अलग एंगल हैं। समझ में आया? कुछ लोग ये समझते रेक्टेंगल का डायगोनल खींचोगे तो 45 डिग्री कर देगा, नहीं। स्क्वायर का डायगोनल विकर्ण खींचोगे तो 45 डिग्री होगा, लेकिन रेक्टेंगल का डायगोनल खींचोगे तो 45 डिग्री नहीं होगा। समझ में आया? तो दोस्तों अगर मैं इस एंगल को थीटा मानता हूं कि ये वाला एंगल थीटा है, ये थीटा है मेरे प्यारे भाई, तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा। क्यों होगा मेरे दोस्तों? अल्टरनेट एंगल। अगर दो लाइन पैरेलल हैं, जाहिर सी बात है आमने सामने की साइड पैरेलल हैं, अगर ये ट्रांसवर्सल लाइन है तो ये थीटा है, तो ये एंगल भी थीटा होगा। अल्टरनेट एंगल, क्रमागत कोण, मैंने आपको समझाया है,
ठीक है ना भाइयों, ये थीटा है, ये 90 है, तो ये कितना बचेगा, ये एंगल बचेगा जी 90 डिग्री माइनस थीटा, ये एंगल बचेगा 90 माइनस थीटा। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही बात, अच्छे से समझ में आ गई। सेम इसी तरीके से अगर ये 90 माइनस थीटा है तो ये एंगल भी मेरे प्यारे भाई 90 डिग्री माइनस थीटा होगा, 90 माइनस थीटा। क्यों? क्योंकि अल्टरनेट एंगल है, यानी कि जो रेक्टेंगल का डायगोनल है वो वर्टेक्स एंगल को बाइसेक्ट नहीं करता, है ना, ये वर्टेक्स एंगल को बाइसेक्ट नहीं करता मेरे दोस्तों। बाइसेक्ट करने का मतलब आधा आधा कर देना, ये आधा आधा नहीं हो रहा, दिस इज नॉट 45 45, ये थीटा है तो ये 90 डिग्री माइनस थीटा है। समझ में आया? ठीक है भाई, क्लियर है? तो कंसेप्ट ये है कि रेक्टेंगल के जो डायगोनल हैं वर्टेक्स एंगल को बाइसेक्ट नहीं करते। डायगोनल डू नॉट बाइसेक्ट वर्टेक्स एंगल, डू नॉट बाइसेक्ट वर्टेक्स एंगल। अरे बात समझ में आ गई? यहां तक किसी को कोई समस्या नहीं, कोई तकलीफ नहीं? जब आपने रेक्टेंगल का डायगोनल ये खींचोगे तो ये एंगल अगर मैंने थीटा माना है तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा। भाई अगर ये थीटा है, ये 90 डिग्री है, तो ये 90 डिग्री माइनस थीटा होगा। ये 90 डिग्री माइनस थीटा है तो ये भी 90 डिग्री माइनस थीटा होगा। क्यों? अल्टरनेट एंगल होते, एकांतर कोण। ठीक है ना? यानी कि समझ में क्या आया कि जब आप रेक्टेंगल का डायगोनल यानी कि विकर्ण खींचते हैं तो वर्टेक्स एंगल को आधा आधा नहीं करता है, जबकि मेरे दोस्तों स्क्वायर का डायगोनल खींचेंगे तो आधा आधा करता है, 45 45 डिग्री। ठीक है, चलेगा। कंसेप्ट नंबर 1, अगर आप यहां पे ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जब आपने रेक्टेंगल का डायगोनल खींचा तो ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल दोनों एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट यानी कि सर्वांग सम है। ये दोनों ट्राइंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हैं, सर्वांग सम है भाई। ये लंबाई एल बी और ये डायगोनल कॉमन है, ये दोनों जो है ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट सर्वांग सम है ना, तीनों साइड बराबर आ रही हैं। आप बोलोगे जी सर, यानी कि कंसेप्ट ये है मेरे दोस्तों कि रेक्टेंगल का जो डायगोनल होता है वो एरिया को बाइसेक्ट करता है। अगर आप किसी रेक्टेंगल का डायगोनल खींचेंगे तो एरिया मेरे दोस्तों बाइसेक्ट होगा, एरिया के दो बराबर टुकड़े होंगे। मतलब ये एरिया अगर ए है तो ये एरिया भी ए ही होगा। समझ में आया? कोई परेशानी? अब भी कह रहे हैं सर बेसिक से बताओ, अब भी बेसिक से ही बता रहा हूं, इससे ज्यादा बेसिक अगर आपको जानना है तो कृपया पहली क्लास की ओर रुख करें, गिनती सीखें पहले। समझ नहीं है? अबे भाई अल्टरनेट एंगल पैरेलल लाइन पढ़ाए कि नहीं पढ़ाए? क्या समझ नहीं आ रहा? अनाजी खा रहे हो कि कुछ और खा रहे हो? भाई अगर दो लाइन पैरेलल हैं, ये ट्रांसवर्सल लाइन है, ये कोण थीटा है तो ये कोण थीटा होगा, अल्टरनेट एंगल। ये बात पढ़िए कि नहीं पढ़ी है? दिमाग बेच के क्यों बैठे हो क्लास में? अगर ये कोण थीटा है तो ये कोण थीटा होगा, अल्टरनेट एंगल है। ये थीटा है, ये 90 है, 90 माइनस थीटा, ये भी 90 माइनस थीटा। यानी कि स्क्वायर का जो डायगोनल है ये वर्टेक्स एंगल है, शीर्ष पे बना कोण 90 डिग्री का, ये आधा आधा नहीं कर रहा। वही तो लिख दिया, कौन सी आग लग गई? तो यानी कि जब आपने डायगोनल खींचा तो ये दोनों ट्राइंगल बनते, दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो इसलिए इन दोनों का एरिया बराबर होगा। ठीक है भाई, चलो। सेम इसी तरीके से अगर मैं ये डायगोनल बीडी खींचूंगा, अगर मैं डायगोनल बीडी खींचूंगा, समझने की कोशिश करेगा, अगर मैं ये डायगोनल बीडी खींचूंगा, चलेगा। मैंने रेक्टेंगल का डायगोनल बीडी खींचा तो दोनों डायगोनल सपोज मेरे दोस्तों यहां पे काट रहे हैं पॉइंट ओ पे, यहां पॉइंट ओ पे काट रहे हैं दोनों डायगोनल। ठीक है ना?
तो डायगोनल बीडी की लंबाई निकालोगे पाइथागोरस से, तो ये भी मेरे दोस्तों √L² प्लस B² ही आएगी। तो रेक्टेंगल के दोनों डायगोनल की लंबाई बराबर होती है, √L² प्लस B²। भाई ये ट्राइंगल DAB को देखो, BAD को, ट्राइंगल BAD को देखो, ये L है, ये B है, तो डायगोनल BD कितना आएगा पाइथागोरस से? √L² प्लस B²। समझ में? तो यानी कि रेक्टेंगल के दोनों डायगोनल की लंबाई बराबर होती है। क्या निकालेंगे? √L² प्लस B²। ठीक है भाई, आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। ना ये आपके सामने चित्र बन रहा है, अच्छा डायग्राम बन रहा है, आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। ना अगर मैं आमने सामने के ट्राइंगल को देखूं, ध्यान से आमने सामने के ट्राइंगल को देखने की कोशिश करूं, तो भाई ये दोनों एंगल बराबर हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये दोनों एंगल बराबर हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल, आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। ये एंगल दोनों में कॉमन है, ये भी थीटा है, ये भी थीटा, तो तीसरा एंगल ऑटोमेटिकली सेम हो जाएगा, आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। अगर किन्हीं दो ट्राइंगल में दो एंगल बराबर है तो तीसरा ऑटोमेटिकली बराबर हो जाएगा। ठीक है ना भाई, ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हैं। क्यों इक्वल हैं? वर्टिकली अपोजिट एंगल है, शीर्षाभिमुख कोण। ये थीटा है और ये थीटा है, तो तीसरा एंगल भी मेरे दोस्तों बराबर होगा, आप बोलोगे हां जी सर होगा। अगर आप ध्यान से देखो, यानी कि ये दोनों ट्राइंगल मेरे प्यारे भाई कॉन्ग्रुएंट हो गए, सर्वांग सम हो गए। कैसे कॉन्ग्रुएंट हो गए? ओके, यहां इस एंगल के सामने ये साइड L है, यहां इस एंगल के सामने ये साइड L है। इसका मतलब ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट यानी कि सर्वांग सम हैं। ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट सर्वांग सम हैं। तो रेक्टेंगल में आमने सामने के ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं। जब भी आप रेक्टेंगल के दोनों डायगोनल खींचोगे तो यहां पे जो आपको चित्र दिखाई दे रहा है, आमने सामने के जो ट्राइंगल्स हैं मेरे प्यारे भाई, वो क्या होते हैं मेरे दोस्तों? कॉन्ग्रुएंट यानी कि सर्वांग सम होते हैं। आमने सामने के ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट सर्वांग सम होंगे कि तीनों एंगल बराबर हैं, और यहां इस एंगल के सामने यहां भी साइड L है, इस एंगल के सामने यहां भी साइड L है। मतलब मेरे प्यारे भाई ये दोनों ट्राइंगल जो हैं एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट यानी कि सर्वांग सम हैं। ठीक है ना? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, कोई भी परेशानी इसमें नहीं है। ठीक, चलो, तो अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो इनकी हर करस्पॉन्डिंग लेंथ इक्वल होगी। ठीक है भाई, हर करस्पॉन्डिंग लेंथ इक्वल होगी। मतलब बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बता रहा हूं, बिल्कुल क्लैरिटी। मतलब अगर यहां थीटा के सामने AO है भाई, अगर यहां थीटा के सामने मेरे दोस्तों ये AO है, तो यहां थीटा के सामने मेरे प्यारे भाई ये BO है, ये इक्वल हो गया मेरे दोस्तों। आप बोलोगे हां जी सर, यानी कि सॉरी, यहां थीटा के सामने DO है तो यहां थीटा के सामने BO है, तो यानी कि BO की जो लंबाई है मेरे प्यारे भाई वो DO के बराबर होगी। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल। और एक्चुअल में है क्या है भाई? यहां थीटा के सामने DO है, यहां थीटा के सामने BO है, ये भी इक्वल होना चाहिए। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ प्यारे स्टूडेंट्स कि ये जो पॉइंट O है ये डायगोनल्स का मिड पॉइंट है। अभी ये डायगोनल क्या है? BD। BO की जो लंबाई है DO के बराबर आ गई, यानी कि मेरे दोस्तों डायगोनल BD का आधा हो गया। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, यानी कि जो पॉइंट O है ये डायगोनल्स का मिड पॉइंट यानी कि मध्य बिंदु है। समझ में आया? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। सेम इसी प्रकार से AO और OC की लंबाई भी इक्वल आएगी। तो कहने का मतलब ये है कि AO बराबर BO बराबर CO बराबर DO, ये चारों लेंथ आपस में इक्वल है। AO BO CO DO ये चारों लेंथ आपस में इक्वल है। क्या है? डायगोनल AC का आधा बोलो या डायगोनल BD का आधा बोलो, दोनों बातों का एक ही मतलब है। समझ में आया? आप बोलोगे जी सर। आमने सामने के दोनों ट्राइंगल्स मेरे दोस्तों कॉन्ग्रुएंट हैं यानी कि सर्वांग सम हैं। ठीक है प्यारे भाई, सर्वांग सम है मेरे प्यारे भाई, तो हर करस्पॉन्डिंग लेंथ इक्वल होगी। तो यहां थीटा के सामने DO है, यहां थीटा के सामने BO है, इक्वल हो जाएगा। यानी कि ये जो पॉइंट O है ये डायगोनल BD का मध्य बिंदु हो गया। इसी तरीके से डायगोनल AC का भी मध्य बिंदु हो जाएगा, यानी कि AO बराबर BO बराबर CO बराबर DO, वो डायगोनल AC का भी आधा है, BD का भी आधा है। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, ये बात समझ में आ गई। ये चारों लेंथ आपस में इक्वल हैं, AO BO CO DO। ठीक है,
चलेगा। भाई अगर आप ट्राइंगल एओ बी को ध्यान से देखेंगे, त्रिभुज एओ बी को, ये एओ और बीओ बराबर है। अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा। ये कितना बचेगा फिर? ये 90 डिग्री माइनस थीटा होगा, बचेगा। भाई दो साइड बराबर है तो दो एंगल बराबर हैं। ये दो साइड बराबर है तो दोनों एंगल बराबर हैं। यहां पर भी ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा। ये कितना बचेगा मेरे दोस्तों? ये एंगल भी 90 डिग्री माइनस थीटा बचेगा। समझ में आया? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, बात समझ में आ गई। तो कहने का मतलब क्या हुआ मेरे प्यारे भाई, कि रेक्टेंगल के जो डायगोनल होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं आधा आधा। मैंने रेक्टेंगल के डायगोनल खींचे हैं, वो एक दूसरे को बाइसेक्ट आधा आधा कर रहे हैं ना, एक दूसरे को मिड पॉइंट पे, मध्य बिंदु पे काट रहे हैं। एओ सीओ के बराबर है, बीओ डीओ के बराबर है। यानी कि रेक्टेंगल के जो डायगोनल हैं एक दूसरे को बाइसेक्ट आधा आधा करते हैं। डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, बात क्लियर है। आयत के जो विकर्ण हैं एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं आधा आधा। अरे थोड़ी देर चुपचाप पढ़ लो ना भाई, चुपचाप रह के। डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, स्क्वायर के भी डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं मेरे प्यारे भाई। लेकिन स्क्वायर में क्या खास बात थी कि स्क्वायर के डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते थे पर वो 90 डिग्री के एंगल पे काटते थे, 90 डिग्री पे। क्या रेक्टेंगल के डायगोनल 90 डिग्री पे काट रहे हैं? क्या ये एंगल 90 डिग्री का है भाइयों? आप बोलोगे नहीं सर ये एंगल 90 डिग्री का नहीं है। समझ में आया? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, बात अच्छे समझ में आ गई। ये 90 डिग्री का एंगल नहीं है। अगर ये थीटा है, ये थीटा है तो ये जो एंगल आएगा ये 180 डिग्री माइनस 2 थीटा का आएगा, ना कि 90 डिग्री का। यानी कि रेक्टेंगल के डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट तो करेंगे बट नॉट एट 90 डिग्री, 90 डिग्री पर नहीं करेंगे। दिस इज द कंसेप्ट। समझ में आया? आयत के विकर्ण एक दूसरे के बराबर टुकड़े तो करेंगे लेकिन 90 डिग्री पे एक दूसरे को बाइसेक्ट नहीं करेंगे। यहां तक किसी स्टूडेंट को कोई परेशानी, कोई समस्या? अरे भाई कुछ तो बोलो। छोड़ दीजिए भाई यूजर, ठीक है ना। यानी कि रेक्टेंगल के डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट तो करेंगे बट 90 डिग्री पे बाइसेक्ट नहीं करते हैं। सभी को ये बात समझ में आ गई? बिल्कुल डिटेल में मैंने आपको समझाया है। तो यहां अगर आप ध्यान से देखेंगे तो रेक्टेंगल में आमने सामने के ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है। भाई ये वाला ट्राइंगल इसके कॉन्ग्रुएंट है और ये दोनों भी कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है ना। भाई ये वाला एंगल किसके इक्वल होगा? भाई ये वाला जो एंगल है, जाहिर सी बात है इसके बराबर हो जाएगा। तो आमने सामने के जो ट्राइंगल है मेरे प्यारे भाई वो कॉन्ग्रुएंट हैं, ठीक है। अब प्यार से समझिएगा मेरे दोस्तों, ध्यान से समझाऊंगा मैं कि जैसे मैंने आपको बता रखा है कि आपके पास एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल यहां पे देखिए ध्यान से, ट्राइंगल डीएबी को, ट्राइंगल डीएबी को, भाई ये बीडी डायगोनल है, डायगोनल का मिड पॉइंट है ओ, डायगोनल का मिड पॉइंट है ओ। आप बोलोगे जी सर। तो दोस्तों जब आप एओ को मिलाओगे तो बेस जिस रेशियो में डिवाइड होता है एरिया भी उसी रेशियो में डिवाइड होता है। अगर यहां डीओ और बीओ बराबर है, बेस आधा आधा हो रहा है, 1:1 के रेशियो में डिवाइड हो रहा है, तो एरिया भी 1:1 के रेशियो में डिवाइड होगा। आप बोलोगे जी सर। कहने का मतलब अगर इस ट्राइंगल का एरिया 1 यूनिट है तो इस ट्राइंगल का एरिया भी 1 यूनिट होगा। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, ये आपने बहुत बढ़िया बात बताई। कोई तकलीफ यहां पर? भाई किसी ट्राइंगल का बेस जिस रेशियो में डिवाइड होता है एरिया भी उसी रेशियो में डिवाइड होता है। ट्राइंगल को ध्यान से देखिएगा, ये लाइन आपने एओ खींची है, ओ जो है डायगोनल्स का मिड पॉइंट मध्य बिंदु है। तो अगर 1:1 का रेशियो डी और ओ भी बराबर है तो एरिया भी 1:1 के रेशियो में डिवाइड होगा। ये 1 है तो ये भी 1 होगा। चूंकि आमने सामने के ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट सर्वांगसम है, ये एरिया 1 है बच्चों, तो ये एरिया भी 1 होगा। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, ठीक है। इसका एरिया 1 यूनिट है तो इसका एरिया भी 1 यूनिट होगा। यानी कि जब आप रेक्टेंगल के डायगोनल खींचते हैं तो 4 ट्राइंगल बनते हैं, 4 ट्राइंगल बनते हैं।
चारों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं है भाइयों। कॉन्ग्रुएंट केवल आमने सामने के ट्रायंगल है, आमने सामने के ट्रायंगल केवल कॉन्ग्रुएंट हैं, लेकिन एरिया इन चारों ट्रायंगल का बराबर होगा। ठीक है भाई। यूजर कौन से एग्जाम की तैयारी कर रहे हो भाई? मीडियन जो होती है ट्रायंगल को, मीडियन जो होती है ट्रायंगल को दो इक्वल एरिया में डिवाइड करती है। ठीक है ना। तो अगर आप ट्रायंगल डीएबी को ध्यान से देखेंगे, ओ जो है डायगोनल का मिड पॉइंट है, तो एओ एक मीडियन है। मीडियन ट्रायंगल को दो इक्वल एरिया में बांटती है, तो ये एरिया 1 है तो ये भी 1 होगा। अगर ये 1 है तो ये भी 1 होगा। आमने सामने के दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट यानी कि सर्वांगसम है। सर्वांगसम का मतलब सारे अंग समान। यहां तक किसी स्टूडेंट को कोई डाउट तो नहीं है? यानी कि रेक्टेंगल के जब आप डायगोनल खींचोगे तो 4 ट्रायंगल बनेंगे। कॉन्ग्रुएंट आमने सामने के ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट यानी कि सर्वांग सम है, लेकिन एरिया इन चारों ही ट्रायंगल का बराबर होगा। अरे समझ में आया? जितनी बातें मैंने आपको समझाई क्या ये क्लियर है? या सर नो कुछ तो बोलिए। इधर उधर की बातें कर रहे हैं। पर सर एंगल बाइसेक्टर तो नहीं होंगे, मीडियन कैसे हुआ? शुभादीप एंगल बाइसेक्टर अलग चीज है, मीडियन अलग चीज है। क्यों कंफ्यूज हो रहे हो उसमें? एंगल बाइसेक्टर अलग चीज है, मीडियन अलग चीज है। जरूरी कि दोनों एक साथ हों। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूं आपके सामने। मैंने आपके सामने एक रेक्टेंगल बनाया एबीसीडी। रेक्टेंगल एक ऐसे क्वालिटल को कहते हैं जिसकी चारों एंगल 90 डिग्री हो, लेकिन केवल आमने सामने की भुजाएं बराबर हों। जो शेप ये दिखाई दे रही है, तो आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं, तो मैंने इसको एल मान लिया क्योंकि ये लंबाई है मेरे दोस्तों, लेंथ है, और ये इसको मैंने ब्रेड यानी कि चौड़ाई बोल दिया। रेक्टेंगल का एरिया लंबाई गुणा चौड़ाई। पेरीमीटर हो गया ट्वाइस ऑफ एल प्लस बी परिमाप। पाइथागोरस से डायगोनल एसी और बीडी की लंबाई निकालेंगे, अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा। ठीक है दोस्त। जब आप रेक्टेंगल का डायगोनल खींचेंगे तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट बनेंगे, इस वजह से इन दोनों ट्रायंगल का एरिया बराबर होगा। ठीक है भाई। रेक्टेंगल के जो डायगोनल हैं वो वर्टेक्स एंगल को बाइसेक्ट नहीं करते। ठीक है ना। 45 पे बाइसेक्ट नहीं करते। ठीक है भाई। मेरे प्यारे भाई, यहां पे आमने सामने के दोनों ट्रायंगल बन रहे, कॉन्ग्रुएंट सर्वांगसम है। यहां से हम देख सकते हैं कि एओ बीओ सीओ डीओ सब बराबर है। सब बराबर हैं तो डायगोनल एसी का भी आधा होगा, बीडी का भी आधा होगा। यानी कि रेक्टेंगल के जो डायगोनल हैं एक दूसरे को बाइसेक्ट समद्वि भाजित करते हैं, बट 90 डिग्री पे बाइसेक्ट नहीं करते। समझ में आया? इतने बूढ़े हो गए आज तक जो है आपको ये पता नहीं चला कि एंगल बाइसेक्टर अलग चीज है, मीडियन अलग चीज है। पता नहीं क्या करोगे तुम जिंदगी में। ये जो पॉइंट ओ है डायगोनल का मध्य बिंदु है। ये ट्रायंगल डीएबी को ध्यान से देखेंगे, ट्रायंगल डीएबी को, ओ डायगोनल का मिड पॉइंट है, यानी कि एओ एक तरीके से मीडियन हो गया, जो बेस को 1:1 में बांट रही है। बेस अगर 1:1 में डिवाइड हो रहा है तो एरिया भी 1:1 में डिवाइड होगा। जिस रेशियो में बेस उस रेशियो में एरिया। मध्यिका जो है ट्रायंगल को दो इक्वल एरिया में बांटती है, यानी कि इसका एरिया 1 है तो ये एरिया भी 1 होगा। ये एरिया 1 यूनिट है तो सामने वाले का भी 1 यूनिट होगा, ये भी 1 यूनिट होगा। क्यों? क्योंकि ये कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है। ठीक है दोस्तों। यानी कि रेक्टेंगल के डायगोनल खींचने से 4 ट्रायंगल बनते, इन चारों का एरिया बराबर है। क्लियर है? कोई तकलीफ इसमें? यहां तक कोई परेशानी? हां जी। सभी को बात समझ में? मैंने आपको बिल्कुल डिटेल में चित्र के साथ समझाया है। चलो दोस्त आगे चलेंगे। अब पहले इस पे बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे हम, ठीक है ना।
ये बताइएगा सवाल नंबर 25। The length and breadth of a rectangle are in the ratio 4:3. Then what is the ratio of the area of triangle formed by the parts of the diagonals with a long side to the area of triangle formed by the parts of diagonal with a short side is? ऑप्शन आपके सामने है, बहुत ही बढ़िया सवाल है, करिए। एक आयत की लंबाई चौड़ाई 4:3 के अनुपात में फिर विकर्ण के हिस्से एवं लंबी भुजा द्वारा बने त्रिभुज का क्षेत्रफल और विकर्ण के हिस्सों एवं छोटी भुजा द्वारा बने त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात क्या है? एक सीडीएस का पूछा हुआ सवाल है मेरे दोस्त। सीडीएस में बहुत ज्यादा सवाल आते हैं थ्योरी पे, तो जो मैंने आपको ये थ्योरी एक्सप्लेन करी है केवल एक थ्योरी नहीं है, इस पे क्वेश्चन भी बनता है, ठीक है ना। सवाल यह है कि एक रेक्टेंगल की लंबाई चौड़ाई का रेशियो 4:3 है, यानी कि लंबाई अगर 4 है तो चौड़ाई मेरे दोस्तों यहां पर 3 है, ठीक है। और ये मेरे दोस्तों हो गए इसके डायगोनल, ये डायगोनल है। अब समझने की कोशिश करेगा, ये डायगोनल है। तो सवाल ने पूछा डायगोनल के हिस्से और लंबे भुजा द्वारा बने ट्राइंगल का एरिया। तो मेरे दोस्तों डायगोनल ओ पे काट, ये डायगोनल जो है ओ पे काट रहे हैं, तो डायगोनल के हिस्से ये हैं है भी मेरे दोस्तों, और बड़ी भुजा मेरे दोस्तों, बड़ी भुजा ये है, यानी कि इस ट्राइंगल के एरिया एवं क्या डायगोनल के हिस्से और छोटी भुजा द्वारा बने ट्राइंगल का एरिया। तो डायगोनल के हिस्से मेरे दोस्तों ये हैं, आप बोलोगे जी सर, और छोटी भुजा मेरे प्यारे भाई ये है। इन दोनों ट्राइंगल के एरिया का रेशियो आपसे पूछा गया था, है ना। तो इतनी सी बात जो है लैंग्वेज में पूछ ली, और मैंने अभी समझाया कि ये दोनों ट्राइंगल का एरिया बराबर होगा, ये 1 है तो ये भी 1 होगा मेरे प्यारे भाई, ठीक है ना। दोनों ट्राइंगल का एरिया इक्वल होगा। क्यों इक्वल होगा? क्योंकि ये जो ओ है डायगोनल का मिड पॉइंट है, ये मिड मीडियन है, तो इसका और इसका एरिया इक्वल हो जाएगा। समझ में आया? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। आगे चलेंगे सवाल नंबर 26 की तरफ, ये बताइएगा। If L, B, P be the length, breadth and perimeter of a rectangle, यदि LBP किसी रेक्टेंगल की लंबाई, चौड़ाई और परिमाप है, जहां BLP मेरे दोस्तों GP में है यानी कि गुणोत्तर श्रेणी में है, तो आपसे पूछा L/B क्या होगा। ध्यान से सुनेगा, नंबर सिस्टम का कंसेप्ट है, अगर 3 संख्याएं GP में हैं, अगर 3 संख्याएं मेरे दोस्तों ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन गुणोत्तर श्रेणी में हैं, तो इस बात का मतलब यह है कि बीच वाली संख्या का जो स्क्वायर होगा वो आजू बाजू का प्रोडक्ट होगा, B² बराबर AC। ये बात सही है? आप बोलोगे जी सर। अब ध्यान से सुनिए सवाल में दे रखा है कि किसी रेक्टेंगल की लंबाई, चौड़ाई और परिमाप LBP है और ये GP में है मेरे दोस्तों, है ना। जिस ऑर्डर में बोला उसी ऑर्डर में GP में करना है। तो L से B का रेशियो क्या होगा मेरे प्यारे भी? अगर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है, बीच वाली संख्या क्या है? बीच वाला नंबर है L, तो यानी कि क्या होगा? L² बराबर हो जाएगा प्यारे बच्चे B गुणा P। ये बात समझ में आएगी? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। आशीष कह रहे हैं सर एरिया 4:3 होना चाहिए। आशीष 30 सेकंड भी आपके दिमाग में कोई बात टिकती नहीं ना। 5 बार मैंने रिपीट करा है यार, 5 बार, कि अगर आप किसी रेक्टेंगल का डायगोनल खींचते हैं, उसकी लंबाई चौड़ाई क्या है हमें उससे कोई मतलब नहीं है। रेक्टेंगल का डायगोनल खींचने से 4 ट्रायंगल बनते हैं, इन चारों ट्रायंगल का एरिया बराबर होता है। आप क्यों नहीं समझते? कैसे समझाएं तुम्हें? L² बराबर B इंटू P। P मतलब पेरीमीटर, पेरीमीटर का मतलब होता है दोस्तों ट्वाइस ऑफ L प्लस B। पेरीमीटर का मतलब ट्वाइस ऑफ L प्लस B। समझ में? यहां पे लिख सकते हैं, आपसे जो पूछा है वो L और B का रेशियो पूछा है, पेरीमीटर की जगह मैंने क्या लिख दिया? ट्वाइस ऑफ L प्लस B। ठीक है भाई,
रोहित कह रहे हैं सर जिस रेशियो में बेस उस रेशियो में एरिया। अरे भाई रोहित, दोनों ट्रायंगल एक दूसरे से सटे हुए थोड़ना है। जिस रेशियो में बेस उस रेशियो में एरिया तभी होगा ना जब बेस सेम हो। कैसे बालक हैं यार, हद करते हो बिल्कुल भाई। आप लोग रिवीजन क्यों नहीं करते हो? आप लोगों के लिए जिस हिसाब से आपका मस्तिष्क काम करता है और जितने आपके बचपन के पाप हैं, आगे पढ़ने से कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है पीछे का रिवीजन करना। आगे का पढ़ो या मत पढ़ो, पीछे का रिवीजन जरूर करो। ये हो गया, हम इसको इधर ले आते हैं। एल स्क्वायर, अब ये कितना हो जाएगा, 2BL माइनस 2BL माइनस 2BL और ये माइनस 2B स्क्वायर बराबर 0। तो यहां से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। या तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर लो या फिर परफेक्ट स्क्वायर बना लो, इच्छा आपकी है। ठीक है ना। अच्छा, माइनस 2B स्क्वायर को मैं इधर ही रहने देता हूं ना, मुझे आसान लग रहा है। ठीक है भाई, कोई तकलीफ इसमें? 2BL है, ये इधर आ जाएगा माइनस 2BL। ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा मेरे दोस्तों अगर आप यहां पे बी स्क्वायर ऐड कर देंगे, दोनों तरफ बी स्क्वायर ऐड कर देंगे, दोनों तरफ बी स्क्वायर ऐड कर दीजिए। क्या हो गया दोस्त, ये परफेक्ट स्क्वायर बन गया। किसका स्क्वायर बन गया? L माइनस बी का। तो L माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर कितना हो गया? 3B स्क्वायर। ठीक है, 3B स्क्वायर। आप बोलोगे जी सर कोई तकलीफ नहीं, दोनों तरफ से अंडर रूट लेंगे तो L माइनस बी कितना आ जाएगा? अंडर रूट 3B। यानी कि मेरे दोस्तों L बराबर आ जाएगा, माइनस बी उधर पहुंचेगा, √3+1B। ठीक है, तो L से B का रेशियो क्या आएगा? √3+1। तो L से B का रेशियो √3+1 आ गया, यानी कि C ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है ना। B को हम इधर ले आएंगे तो L बटे B कितना आ जाएगा भाइयों? √3+1/1। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर ये बात हमें अच्छे समझ में आई है, कोई भी परेशानी नहीं है। बहुत ही बढ़िया सवाल था, आसान सा। ठीक है, आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। सवाल है दोस्तों आपके सामने 27। ये जो क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, 2017 का जो प्री हुआ था ना, उस प्री में लगभग 40 शिफ्ट बनी थी, हर शिफ्ट में सवाल था। और 2016 के मेंस में भी ये सवाल आया था। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, करो। अब है कह रहे हैं सर इक्वल साइड्स के सामने के एंगल इक्वल होते हैं, तो एंगल बाइसेक्टर के सामने की साइड्स इक्वल क्यों नहीं होती? वाह बेटा, अब है वाह, कैसे बालक हो भाई। अब है बराबर एंगल के सामने की साइड बराबर होती हैं, बराबर सामने की बराबर साइड्स के सामने के एंगल बराबर होते हैं। इन्हें सिंगल ट्राइंगल, इन्हें सिंगल ट्राइंगल, सिंगल ट्राइंगल में बात होती है दो साइड बराबर दो एंगल बराबर। ठीक है ना। आपके सामने यहां पे ये है, अभी आपने एंगल बाइसेक्टर खींचा है मेरे दोस्तों, ये केवल एंगल बाइसेक्टर है, साइड बराबर हो ना हो उससे कोई मतलब नहीं है। एंगल बाइसेक्टर अलग है, मीडियन अलग है, परपेंडिकुलर अलग है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर अलग है। कितनी बार मैं ये बात बताऊं आपको? नबीन पूछे सर अप्रोक्स कितना क्लास बचा है? नबीन अभी होगा कम से कम 30-40 क्लास और। ठीक है ना। जिस हिसाब से आप लोगों की बुद्धि है 30-40 क्लास और होगा, चिंता मत करो। आपके सामने EADF, भाई इंसान को पढ़ाया जाए तो ठीक भी है, जो राक्षसों को पढ़ाना पड़ रहा है। EADF एक आयत है जिसमें ABC एक ट्राइंगल है। बोला है AE की लंबाई 22 है, ये BF 6 है, ये जो है BE 6, BF 2 है, और ये जो है FC 16 है। तो आपसे पूछा क्या है? आपसे पूछा है
साइड ए बी और साइड बी सी के मिड पॉइंट की डिस्टेंस, साइड ए बी और साइड बी सी के मिड पॉइंट की डिस्टेंस, यानी कि आपको साइड ए सी की लंबाई निकालनी है। रेक्टेंगल है तो आमने सामने की साइड बराबर होंगी, ये साइड 22 है तो ये भी 22 होनी चाहिए। ये 16 है तो कितना बचेगा 6। ये साइड कितनी है 6 और 2 8 है तो ये भी 8 आ जाएगा। तो आप बताओ ये कितना आ गया 10 आ गया पाइथागोरस थ्योरम से 90 डिग्री 10, 6 8 10 ट्रिपलेट है। क्लियर है? तो भाई आप एक बात बताओ, साइड ए बी और बी सी के बीच की डिस्टेंस, ये साइड ए बी का मध्य बिंदु, साइड बी सी का मध्य बिंदु, इनके बीच की डिस्टेंस आपको बतानी है। तो आपको पता नहीं कि मिड पॉइंट थ्योरम से मध्य बिंदु प्रमो से अगर ये 10 है तो 5 सेंटीमीटर आ जाएगा। ये मैं पहले समझ गया था कि अगर आपको साइड ए बी बी सी के मिड पॉइंट्स की डिस्टेंस निकालनी है तो आपको साइड ए सी का आधा करना होगा, इसलिए मैंने पहले साइड ए सी निकाली। ठीक है ना? चलिए अगला सवाल, सवाल है आपके सामने 28 नंबर। बहुत ज्यादा कमजोर हो भाई पढ़ने में, बहुत ज्यादा, हद से ज्यादा कमजोर। मतलब मैं स्टार्टिंग में अंबाला में पढ़ाता था। अंबाला एक भरा पूरा शहर है, ठीक है ना? वहां के लोग, गरीबी बहुत कम है, मतलब सब लोग अमीर परिवार से, पंजाबी लोग आपको पता ही, उनके जमीन वगैरह है, ठीक है, पैसे की कोई कमी नहीं है। तो वहां बहुत कम लोग नौकरी पोकरी की तैयारी करते हैं। तो कोचिंग में बच्चे आते थे, लड़कियां ज्यादा आती थी, लड़के भी थे, बहुत कमजोर विद्यार्थी थे वहां पे। मुझे लगता है इससे खराब क्या होगा, लेकिन आपने मुझे गलत साबित कर दिया। सुरभि कह रहे हैं सर आप इतना गुस्सा क्यों करते? सुरभि बेटा 50-50 सवाल करने के बाद बच्चा ये कह रहा है कि सर मीडियन एंगल क्यों बाइसेक्ट नहीं कर रहा। अब मैं बताओ मुझे गुस्सा नहीं आएगा? मैं तो इतनी मेहनत कर रहा हूं यार, यहां पे तुमको सब कुछ पढ़ा रहा हूं, हर एक चीज को, और तुम बकर बकर कर रहे हो। जब मैं मेहनत कर रहा हूं तो बालक रिस्पॉन्स नहीं देता तो गुस्सा आएगा यार बेवजह का। क्यों नहीं पढ़ते आप? पढ़ते क्यों नहीं हो? क्यों नहीं पढ़ते? तुम जवाब दो आज मुझे इस बात का। मेहनत क्यों नहीं करते? सब खच्चर भरे पड़े यार, एक भी बालक जो ढंग का हो, कबाड़ कहीं के। एबीसीडी एक रेक्टेंगल है, पी साइड एबी पर एक पॉइंट है। यदि डीपी 13 है, डी से पी को मिला दिया हमने, डीपी जो है 13 है, सीपी 10 है, सीपी की लंबाई 10 है, बीपी 6 है। तो आपसे पूछा एपी की लंबाई क्या होगी? पढ़ने को तैयारी नहीं है, बकर बकर करवा लो इनसे। ये 10 है, 6 है, तो ये कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। 6 8 10 ट्रिपलेट है। ये 8 है तो ये भी 8 होगा। आपको क्या निकालना है? आपको एपी का मान निकालना है। बेसिक सवाल हो रहे हैं अभी ये है भाई। तो 90 डिग्री है, पाइथागोरस से हो जाएगा। 90 के सामने 13, ये 8 है, तो अंडर रूट 13 का स्क्वायर 169 माइनस 8 का स्क्वायर 64, यानी कि अंडर रूट 105 इस क्वेश्चन का आंसर है, ए ऑप्शन। ठीक है, अगला सवाल करिए। सवाल नंबर है आपके सामने 29। ये जो सवाल है आपके सामने दिखाई दे रहा है, ये यूपी पुलिस का पेपर है। यूपी पुलिस के पेपर का पूछा हुआ क्वेश्चन है, एज इट इज। सवाल है, इन द अटैच फिगर, आपके सामने अटैच फिगर दिया हुआ है, एबीसीडी रेक्टेंगल है। तो यहां पे एक रेक्टेंगल है मेरे दोस्तों, जिसमें बोला है ए बी प्लस ए सी बराबर 5AD। ए बी प्लस ए सी, ये ए सी को आप मिलाइएगा ना, ए बी प्लस ए सी बराबर 5AD एंड ए सी माइनस एडी 8। ए सी और एडी का डिफरेंस 8 है। तो आपसे पूछा है रेक्टेंगल का एरिया क्या है। ऑप्शन आपके सामने है, करो। आपके सामने दो इक्वेशन दी हैं, आपके सामने एक रेक्टेंगल है, दो इक्वेशन दी है मेरे दोस्तों, ए बी सी डी। ए बी प्लस ए सी बराबर 5AD, ए सी माइनस एडी 8। तो रेक्टेंगल का एरिया क्या है?
अब इस सवाल के ऑप्शन देखो, एक तो तरीका है कि एक्स वाई मान के करो कि भाई लंबाई एल है, चौड़ाई बी है, डायगोनल अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। आपके सामने दो इक्वेशन दे रखे हैं, इक्वेशन बन जाएंगी बड़ी बड़ी, उन इक्वेशन को सॉल्व करो। तो सॉल्व करने में बहुत टाइम लगेगा और एग्जामिनर ने उस पर्पज से सवाल बनाया भी नहीं है। आप इस सवाल के ऑप्शन देखो तो सवाल के सारे ऑप्शन इंटीजर दिखाई दे रहे हैं, मतलब यहां पे ट्रिपलेट सेट किया गया है। तो सवाल इक्वेशन से सॉल्व करने वाला नहीं है, आपको यहां पे ट्रिपलेट गैस करना है कि इसमें कौन सा पाइथागोरन ट्रिपलेट लगा है। ठीक है दोस्त, रेक्टेंगल में आमने सामने की साइड बराबर है, ध्यान रखिएगा। सवाल में बोला गया कि ए बी प्लस ए सी बराबर 5 टाइम्स ऑफ ए डी। अभी इस AB का और AC का जो सम है वो AD का 5 गुना है। AD का मतलब BC, AD और BC में कोई फर्क नहीं है, ठीक है ना। और AC माइनस AD, AD का मतलब BC, AC माइनस BC 8 है। मैं एक ही ट्राइंगल पे काम करूंगा ना, AC माइनस BC 8 है। तो भाई ऐसा कौन सा ट्रिपलेट आपकी जानकारी में है भाई कि AC में से BC घटा के भाई हाइपोटीनस का और एक साइड का डिफरेंस 8 हो, ऐसा कोई ट्रिपलेट है? कोई बहुत बड़ा डाटा तो है नहीं, छोटा सा ही ट्रिपलेट होगा, बताओ कौन सा है? वेरी गुड भाई, ऑप्शन भी ज्यादा बड़े नहीं, छोटा ही ट्रिपलेट होगा। 3 4 5 हो सकता है, 5 12 13 हो सकता है। ओके, 5 12 13 में दिख रहा है मेरे दोस्तों, 13 5 का डिफरेंस 8। अगर मैं डायगोनल को 13 ले लेता हूं, BC 5 ले लेता हूं, तो AD भी 5 होगा। 13 माइनस 5 8 होता है। देख लो हो रहा है कि नहीं? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। तो भाई ये कितना आ जाएगा? AB 12 आ जाएगा। तो क्या दूसरी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है? AB 13 है, AC 12 है, ये 5 टाइम्स ऑफ AD, AD का 5 गुना है। AD कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों? 5 हो जाएगा। तो 25 बराबर 25 ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो 5 12 13 मेरे प्यारे भाई यहां पर सेटिस्फाई हो रहा है। तो ऐसे बहुत सारे सवाल बनाए जा सकते हैं। आप अगर इनको सॉल्व करने लगे तो कम से कम 10 मिनट लगेगा इसको सॉल्व करने में, पूरा पेपर खत्म हो जाएगा इतनी देर में, ठीक है ना। आपको मेरे प्यारे भाई ट्रिपलेट गैस करके ही ये सवाल करना है। तो एरिया निकालना है, तो 5 गुणा 12 यानी कि 60 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तीसरा ऑप्शन है। बहुत ही बढ़िया सवाल था। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सवाल नंबर है आपके सामने 30। ओके चलिए नेक्स्ट कंसेप्ट बताता हूं भैया, यहां से चलेगा। देखो ये जो मैं कंसेप्ट बता रहा हूं, ये स्क्वायर है भाई, चाहे स्क्वायर हो, चाहे आपका रेक्टेंगल हो, चाहे पैरेललोग्राम हो, सभी के लिए ट्रू है, ठीक है ना। स्क्वायर, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, हालांकि इन सबके फादर तो पैरेललोग्राम ही हैं, क्योंकि सब समांतर चतुर्भुज हैं, ठीक है। तो मैं भी आपको इजी वे में बताता हूं। चलो, स्क्वायर, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम सभी के लिए ट्रू है, ठीक है दोस्त। मैं आपके सामने यहां पे 2 रेक्टेंगल बना लेता हूं दोस्त, मैं आपके सामने ना यहां पर 2 रेक्टेंगल बना लेता हूं। मैंने रेक्टेंगल बना लीजिए 2, ठीक है। आप बोलोगे जैसे दोनों सेम रेक्टेंगल है भाई, ये जो दोनों है ये सेम रेक्टेंगल है। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, सेम रेक्टेंगल है। तो एक बात समझिएगा, भाई ये रेक्टेंगल ABCD है। अब पैरेललोग्राम में मैं रिपीट नहीं करूंगा ये, ठीक है ना। ये भी आपका रेक्टेंगल ABCD है। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, कोई तकलीफ नहीं है, सेम ही है रेक्टेंगल। तो इस रेक्टेंगल के अंदर में ट्राइंगल बनाता हूं। ट्राइंगल इस प्रकार से कि ट्राइंगल की एक जो साइड है वो रेक्टेंगल की साइड पे है। अभी AB को बेस मान के मैंने ट्राइंगल बना दे इस प्रकार से। AB को बेस मान के कहीं भी कोई ट्राइंगल बना दो मेरे दोस्तों, इस प्रकार से कहीं भी, ठीक है भाई। आप बोलोगे जी सर, तो आप मुझे बताओ कि ये जो ट्राइंगल बना है मेरे प्यारे में PAB, इसके एरिया और रेक्टेंगल के एरिया का क्या रेशियो होगा। सवाल है कि ट्राइंगल PAB और रेक्टेंगल ABCD के एरिया का रेशियो क्या होगा। करो, जी जवाब दीजिए, ये सवाल है। अजीत कह रहे सर अगर ट्रिपलेट ना हो तब। अजीत अगर ट्रिपलेट नहीं होगा तो पेपर भी सवाल में, मतलब सवाल भी जो है वो पेपर में नहीं आएगा, कि वो बहुत लेंदी सवाल है फिर आपके लिए।
एलजेब्रा का क्वेश्चन है, फिर वो ज्योमेट्री का है नहीं, उसको आप इक्वेशन पे इक्वेशन बनाओ, स्क्वायर करो, सॉल्व करो, करते रहो, ठीक है ना, उसके झंझट में नहीं पड़ना है आपको। ये बताओ। वेरी गुड, वेरी गुड भाइयों, बिल्कुल सही। 1:2 होगा। ट्रायंगल के एरिया और रेक्टेंगल के एरिया का रेशियो कितना होगा? 1:2। समझ में आया? हाँ, रोम्बस में भी होगा सिद्धार्थी बात। क्यों भाई? अगर मैं कहता हूं रेक्टेंगल की लंबाई L है और चौड़ाई B है, तो इस ट्रायंगल का एरिया क्या है? ट्रायंगल का एरिया अगर ध्यान से देखोगे तो ट्रायंगल का बेस L है, इस ट्रायंगल की हाइट भी तो B हो गई ना, इस ट्रायंगल की हाइट भी तो ये B हो गई। आप बोलोगे जी सर, तो ट्रायंगल का एरिया ये है, रेक्टेंगल का एरिया LB है, तो कैंसल आउट हो गया, 1/2 ही तो आ गया। यानी कि इस ट्रायंगल का जो एरिया है वो रेक्टेंगल के एरिया का आधा होगा। है भाई, आप कहीं भी मेरे दोस्तों यहां पे बना दीजिए, पी पॉइंट कहीं भी ले सकते हैं। ये जो ट्रायंगल बनाओगे, ट्रायंगल ऐसे बनाना है कि ट्रायंगल की जो एक साइड है वो रेक्टेंगल की एक साइड पे रहे, ठीक है। तो इस ट्रायंगल का एरिया हमेशा रेक्टेंगल के एरिया का आधा होगा। भाई अगर ये आधा है तो जो बचा एरिया है स्टूडेंट्स, जो बचा एरिया है ये भी आधा होगा। ये जो बचा एरिया है मेरे प्यारे भाई, ये भी आधा होगा। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, ये भी आधा होगा। ये आधा है तो ये बचा हुआ एरिया ये भी आधा होगा। क्लियर है? सेम इसी तरीके से अगर मैं आपके सामने इस रेक्टेंगल के अंदर इस तरीके से ट्रायंगल बना देता हूं, इस तरीके से, ये बना दिए दोस्त मैंने, समझ में आ रहा है? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, कोई तकलीफ नहीं है। ये ट्रायंगल मैंने बना दिया मेरे दोस्तों। यहां पे ट्रायंगल का जो एक बेस है, ट्रायंगल की जो एक साइड है वो रेक्टेंगल की ही एक साइड पे, तो इसका एरिया भी रेक्टेंगल के एरिया का आधा होगा। ये जो ग्रीन है ये भी रेक्टेंगल का आधा होगा। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल आधा होगा। तो जो बचा एरिया है स्टूडेंट्स, जो बचा एरिया है वो भी रेक्टेंगल का आधा होगा। आप बोलोगे हां जी सर, बचा एरिया भी रेक्टेंगल का आधा होगा। ठीक है, तो आपके सामने मेरे प्यारे भाई यहां पर 4 एरिया दिखाई दे रहे हैं, 4। ठीक है ना? क्लियर है? आप बोलोगे जी सर, यहां पे आपको रेड एरिया दिखाई दे रहा है, आपको यहां पे ब्लू एरिया दिखाई दे रहा है, आपको मेरे दोस्तों यहां पर ग्रीन एरिया दिखाई दे रहा है। ग्रीन है भाई, भाई ये कौन सा कलर है? ये पिंक है क्या? आपको पिंक एरिया दिखाई दे रहा है, जो भी है ये बराबर हैं और रेक्टेंगल के एरिया का आधा है। हाफ ऑफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल एबीसीडी। कोई तकलीफ? सभी को बात समझ में आ गई? तो ये स्क्वायर में भी होगा, ऐसा पैरेललोग्राम में भी होगा, और ऐसा ही आपका रोम्बस में भी होगा, सभी के लिए है। तो अगर कभी भी आप इन फिगर्स के अंदर ट्रायंगल बनाते हैं, ट्रायंगल ऐसे बनना चाहिए कि ट्रायंगल की एक साइड क्वाड्रेटल की साइड पे रहे, तो जो भी एरिया होगा मेरे दोस्तों वो क्वाड्रेटल का आधा होगा। समझ में आया? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, कोई तकलीफ नहीं। चलिए अब ये सवाल आप बताइए जी, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 30 नंबर। पीक्यू आर एस एक रेक्टेंगल है। देखो ये सवाल मेंस के पेपर में आया था, आसान सवाल भी आते हैं, ऐसी बात नहीं है। सवाल में बोला है कि पीक्यू आर एस एक रेक्टेंगल है जहां पीक्यू 24 है, क्यू आर 16 है। तो इस प्रकार से पी क्यू आर एस एक रेक्टेंगल है। भाई पी क्यू 24 है और क्यू आर दोस्तों 16 है। ठीक है, साइड आर एस पर कोई बिंदु टी है, तो आपसे पूछा है ट्रायंगल पीटी क्यू का एरिया। साइड आर एस पर कोई पॉइंट टी है, आपसे पूछा बताओ इस ट्रायंगल पीटी क्यू का एरिया क्या होगा। हालांकि आप इस सवाल को शिफ्टिंग से भी कर सकते हो कि पॉइंट टी को डायगोनल पे ले लो, लेकिन जरूरत नहीं है। ठीक है दोस्तों, वो कि मैंने आपको कंसेप्ट समझाई दिया कि इस ट्रायंगल का जो एरिया होगा वो रेक्टेंगल के एरिया का आधा हो जाएगा। रेक्टेंगल का एरिया क्या है? 24 गुणा 16, यानी कि मेरे दोस्तों 192 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। 24 8 192, ए ऑप्शन करेक्ट है। बहुत ही बेसिक सवाल था। ठीक है भाई, चलिए आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। ये बताइएगा,
ना ये सवाल सीपीओ के पेपर का पूछा हुआ है आपके सामने कि PQRS एक रेक्टेंगल है भाई, PQRS एक रेक्टेंगल एक आयत है। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल बढ़िया वाला रेक्टेंगल है PQRS, दिखाई दे रहा है हमें। टी जे पॉइंट ऑन PQ, साइड PQ पर एक पॉइंट T है, RTQ आइसोसेलेस है भाई। इफ PT बराबर 5 टाइम्स ऑफ QT, ओके, तो डायग्राम थोड़ा सा ऐसे बनेगा ये, ठीक है ना। PQRS मेरे दोस्तों एक रेक्टेंगल है। अब यहां पे बोला गया है कि साइड TJ पॉइंट ऑन PQ पर एक पॉइंट T है और RTQ का आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ठीक है ना। तो ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ये दोनों इक्वल हो गए मेरे दोस्तों। और इस ट्राइंगल का जो एरिया है 12√3, इस ट्राइंगल का जो RTQ का एरिया है 12√3 है। तो आपसे पूछा है रेक्टेंगल PQRS का एरिया क्या होगा। PT जो है वो QT का 5 गुना है, यानी कि अगर ये 1 यूनिट है तो ये 5 यूनिट है, ये 1:5 है। PT जो है QT का 5 गुना, यानी कि QT अगर 1 है तो PT 5 है, 1:5 है लेंथ। करो, ये 1 है तो ये 5 है। PT जो है QT का 5 गुना है और कुछ नहीं है। देखिए सवाल में कुछ घबराने वाली बात है नहीं, ऐसे बहुत सारे सवाल बन सकते हैं। वेरी इजी क्वेश्चन, नथिंग टू वरी। भाई आप मेरे दोस्तों यहां पे एक परपेंडिकुलर लाइन उठाइएगा है भाई। अगर मेरे दोस्तों ध्यान से सुनेगा, ये एरिया 1 है तो ये एरिया भी 1 हो जाएगा। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, अभी बिल्कुल बाइसेक्ट होगा आधा आधा। आप जानते मेरे दोस्तों कि बेस जिस रेशियो में मटेगा एरिया भी उसी रेशियो में मटेगा। अगर मेरे दोस्तों यहां 2 हो रहा है एरिया, तो यहां 5 पे 10 आएगा कि नहीं। अभी अगर एक लेंथ पे ये एरिया 2 बन रहा है तो 5 लेंथ पे ये एरिया 10 आ जाएगा। सवाल में जो दिया है मेरे प्यारे भाई, इस आइसोसेलेस ट्राइंगल का एरिया 12√3 दिया है, एक की जो वैल्यू दी है वो 12√3 दी है। आपसे पूरे रेक्टेंगल का एरिया पूछा है, पूरे रेक्टेंगल का जो एरिया होगा PQRS वो कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों, आपका 12, 10 2 12। तो 12 की जो वैल्यू आएगी मेरे दोस्तों 12 गुणा 12√3 आ जाएगा, ठीक है। यानी कि मेरे दोस्तों 144√3 इस क्वेश्चन का आंसर है, ए ऑप्शन करेक्ट है। ऐसा नहीं है कि निकालने लगे साइड ये कर रहे हो वो कर रहे हो, कुछ नहीं। अभी अगर ये 1 यूनिट है तो ये भी 1 यूनिट होगा। अभी अगर एक लेंथ पे एरिया 2 है तो 5 लेंथ पे 10 होगा, ठीक है ना। जैसे जैसे आपका लेंथ डिवाइड होगी एरिया भी वैसे ही होता चला जाएगा। तो टोटल रेक्टेंगल का एरिया कितना आ गया 12 यूनिट। एक की वैल्यू 12√3 दी है, 12 की वैल्यू 144√3, ठीक है भाई। चलिए 6 का मल्टीपल भी चेक कर सकते हैं, आंसर बिल्कुल सही अजीत, वेरी गुड। आगे चलेंगे, अगला सवाल ही बताइएगा। सवाल नंबर है आपके सामने 32। यह क्वेश्चन भी बहुत फेमस है। 2017 प्री का जो पेपर हुआ था उसमें बहुत सारी शिफ्टों में सवाल आया था, है ना। हर शिफ्ट का डाटा वैसे अलग अलग था। करो, सवाल यह है कि ABCD एक रेक्टेंगल है बच्चों, आपके सामने ABCD एक आयत दिया गया है। FEJ पॉइंट ऑन AB, साइड AB पर एक पॉइंट यहां पर ये F बोला गया है। CE इज ड्रॉन परपेंडिकुलर टू DF, ये DF को मिलाया गया और यहां पे CE परपेंडिकुलर मेरे दोस्तों आपने खींच दिया। बोला है CE की लंबाई 60 है, CE की लंबाई 60 है और DF की जो लंबाई है, जो DF है मेरे दोस्तों, DF की जो लंबाई है 40 है, 40 है। तो आपसे पूछा है पूरे रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा, पूरे रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा। करो, पूरे रेक्टेंगल का एरिया, पूरे रेक्टेंगल का एरिया होगा 2400। आंसर कैसे, ध्यान से सुनेगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, प्री का आसान सा, कि आप C से F को मिला लेंगे मेरे दोस्तों, मिला सकते हैं। तो ये जो आपके सामने ट्राइंगल बन रहा है ट्राइंगल DFC, ये जो आपके सामने ट्राइंगल बन रहा है ट्राइंगल DFC, एक्चुअली ये रेक्टेंगल के एरिया का आधा है।
मैं ट्रायंगल डीएफसी का एरिया निकाल सकता हूं आसानी से। ट्रायंगल डीएफसी का एरिया क्या होगा? ट्रायंगल डीएफसी का एरिया होगा मेरे प्यारे भाई 1/2 बेस गुणा हाइट। बेस कितना है? 40। 40 बेस पर सामने वाले वर्टेक्स से हाइट कितनी है? 60। ये बच्चों ट्रायंगल डीएफसी का एरिया आएगा। ट्रायंगल डीएफसी का, ये ट्रायंगल डीएफसी का एरिया है। और एक्चुअली भाई ये जो ट्रायंगल डीएफसी का एरिया, ये रेक्टेंगल के एरिया का आधा है। तो पूरे रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा भाई? इसका दुगना होगा, यानी कि 2400। तो 2400 इस क्वेश्चन का आंसर है सी ऑप्शन। यानी कि अल्टीमेटली 40 गुणा 60 ही करना था। बहुत ही अच्छा सवाल है, आसान सा। प्री में तो ऐसे ही सवाल आते हैं, ठीक है, ज्यादातर। करेंगे भाई अगला सवाल। सवाल है आपके सामने यहां पर, ये कौन सा था क्वेश्चन नंबर आपके सामने? 32। अब होगा जी यहां पर 33। सेंटीमीटर में नहीं है, मीटर है दोस्त, ठीक है। बिल्कुल सही राहुल, शिफ्टिंग से भी कर सकते हो, बहुत सही। ये बहुत बेसिक सवाल है मेरे दोस्तों, ये स्टेट एग्जाम का पूछा हुआ है किसी का क्वेश्चन, आसान सवाल भी है। बता दिया बाने भाई। सवाल है, एक एलिफेंट है 4 मीटर लंबा, वो एक रेक्टेंगुलर केज, एक आयताकार पिंजरे कोने पे बंधा है। 30 मीटर और 16 मीटर का पिंजरा है और फेस है उसका डायगनली अपोजिट कॉर्नर की तरफ। अगर एलिफेंट डायगनली मूव करना शुरू करता है, जो कि डायगनली अपोजिट कॉर्नर की तरफ 15 सेकंड लगता है उसे अपोजिट कॉर्नर पे पहुंचने में, तो एलिफेंट की स्पीड क्या है? बहुत ही बेसिक सवाल है कि जैसे मेरे दोस्तों आपके सामने यहां पे ये एक पिंजरा है, इस पिंजरे की लंबाई कितनी मेरे दोस्तों? 30 मीटर और 16 मीटर। अब यहां पे मेरे दोस्तों कोने पे एक हाथी बंधा है। अब हाथी चलना शुरू करता है, डायगनली अपोजिट उसका फेस है, लेकिन चलना शुरू करेगा तो हाथी इतना ही चल पाएगा। क्यों? क्योंकि मेरे प्यारे भाई हाथी खुद 4 मीटर लंबा है। क्लियर है? तो मेरे दोस्तों हाथी ने कितनी डिस्टेंस चली होगी? ये डिस्टेंस चली होगी ना भाई। अगर ये 8 है, ये 15 है, तो ये कितना आ जाएगा? 17 का दुगना 34। 8 15 17 का ट्रिपलेट लग रहा है ना 34। 8 15 17 का दुगना 16 30, यानी कि लेंथ 34 मीटर आ जाएगी डायगनल। लेकिन हाथी 4 मीटर लंबा है, 34 में से 4 घटाएंगे यानी कि 30 मीटर। हाथी ने 30 मीटर की लेंथ चली है। कितनी सेकंड में चली है? 15 सेकंड में चली है। तो हाथी की जो स्पीड है वो 2 मीटर पर सेकंड है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है यहां पर। ये बहुत ही आसान सवाल था, इसे तो सभी बच्चे कर लेंगे। अगला सवाल बनाइएगा दोस्तों। सवाल है आपके सामने यहां पर 34। करो। सवाल है, पी क्यू आर एस एक आयत है जिसमें पी क्यू से क्यू आर का जो रेशियो है 3:1 है। तो आपके सामने पी क्यू आर एस एक आयत है भाई। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पी क्यू से क्यू आर का रेशियो 3:1 है, ठीक है। डायगनल पी आर की लंबाई 10 सेंटीमीटर है, ठीक है दोस्तों। ये डायगनल पी आर जो है आपका ये 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर है। तो आपसे पूछा है रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा? करिए जल्दी से, सवाल पढ़ो लकी पूरा ढंग से। समझिए, सवाल के अकॉर्डिंग क्वेश्चन आप पूरा पढ़ते नहीं हो, सब कुछ सवाल में दिया होता है। पी क्यू आर एस एक रेक्टेंगल है, पी क्यू से क्यू आर का रेशियो 3:1 है। अगर पी क्यू की लंबाई 3 यूनिट है तो क्यू आर 1 यूनिट है। तो पाइथागोरस से डायगोनल कितना आएगा? 3 और 1 √10, 9 और 1 10 √10। √10 की वैल्यू सवाल में 10 सेंटीमीटर दे रखी है। तो सवाल में आपसे पूछा है रेक्टेंगल का एरिया। अगर रेक्टेंगल की लंबाई 3 है, चौड़ाई 1 है, तो रेक्टेंगल का एरिया 3 आएगा।
रेक्टेंगल की लंबाई 3 है, चौड़ाई 1 है, रेक्टेंगल का एरिया आएगा 3, लेकिन ये यूनिट में आया रेशियो में। अगर रूट 10 की वैल्यू 10 सेंटीमीटर है, रूट 10 गुना, अगर लेंथ रूट 10 गुना हो रही है बच्चों, लेंथ रूट 10 गुना हो रही है, तो एरिया कितने गुना होगा? एरिया होगा रूट 10 का स्क्वायर गुना, यानी कि मेरे प्यारे भाई 30 सेंटीमीटर स्क्वायर इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। आप एक्स मान के भी कर सकते हो, लेकिन जरूरत नहीं है। अगर लेंथ रूट 10, लेंथ किस में नापते? सेंटीमीटर में, जबकि एरिया किस में नापते हो? सेंटीमीटर स्क्वायर में। अगर लेंथ रूट 10 गुना हो रही है तो एरिया जो होगा वो रूट 10 का स्क्वायर गुना होगा, यानी कि 30 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया होगा। बहुत ही जबरदस्त आसान सा सवाल था, यह भी मेंस के पेपर का है, लेकिन इनका लेवल प्री जैसा है। आगे चलेंगे। सवाल है दोस्तों आपके सामने अब 35 नंबर। चलिए, नाउ सब लोग अपनी कॉपी में हेडिंग डाल लेंगे मेरे दोस्तों, ब्रिटिश फ्लैग थ्योरम। ब्रिटिश फ्लैग थ्योरम, ठीक है ना? सब लोग अपनी कॉपी में हेडिंग डाल लो। बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये, स्क्वायर और रेक्टेंगल दोनों के लिए ट्रू है। ये जो थ्योरम मैं आपके लिए बता रहा हूं, ये स्क्वायर और रेक्टेंगल दोनों के लिए ट्रू है। ठीक है भाई, चलेगा। क्या मतलब है मेरे दोस्तों कि मैं आपके सामने एक रेक्टेंगल बना देता हूं इस प्रकार से। मैंने आपके सामने एक रेक्टेंगल बना दिया भाई इस प्रकार से, ए बी सी डी। अब इसके अंदर कोई पॉइंट पी है भाई, अंदर कोई पॉइंट पी है। पी इज एनी पॉइंट, पी इज एनी पॉइंट इनसाइड रेक्टेंगल ए बी सी डी। ठीक है भाई, ब्रिटिश फ्लैग थ्योरम इसलिए नाम दिया गया क्योंकि इसका जो डायग्राम है वो ब्रिटिश फ्लैग की तरह दिखता है। ठीक है ना? हम नाराज मत हो, हमारे इंडियन फ्लैग की तरह इसका डायग्राम नहीं दिखता है। हमारा इंडियन फ्लैग जो है जबरदस्त है, मुझे पता है, सबसे प्यारा है, लेकिन इसका जो चित्र है वो ब्रिटिश फ्लैग की तरह दिखेगा, इसलिए इसका नाम दिया है। हिमांशु कह रहे हम नहीं पढ़ेंगे इंडियन फ्लैग थ्योरम, बताइए प्लीज। चलिए, पी इज एनी पॉइंट इनसाइड रेक्टेंगल एबीसीडी। रेक्टेंगल एबीसीडी के अंदर पी कोई पॉइंट है, कहीं भी हो सकता है। तो अगर आप पॉइंट पी से चारों वर्टेक्स को मिला दो, ए को मिला दिया हमने, बी को मिला दिया दोस्तों, हमने यहां पर ये सी को मिला दिया, हमने यहां पर मेरे दोस्तों ये डी को मिला दिया। ठीक है ना? तो पी पॉइंट की जो आमने सामने के से जो वर्टेक्स है ना, उनके डिस्टेंस के स्क्वायर का सम, पी से ए की दूरी लो, सी की दूरी लो, पी ए स्क्वायर प्लस पीसी स्क्वायर बराबर पीबी स्क्वायर प्लस पीडी स्क्वायर बराबर पीबी स्क्वायर प्लस पीडी स्क्वायर। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, पी ए स्क्वायर प्लस पीसी स्क्वायर बराबर पीबी स्क्वायर प्लस पीडी स्क्वायर। ये थ्योरम है। सभी को ये बात समझ में आ गई? आप बोलोगे हां जी सर ये बात हमें अच्छे से समझ में आई है, एक भी पैसे की तकलीफ इसमें नहीं है। ठीक है भाई? ठीक है दोस्तों, आप बोलोगे जी सर कोई तकलीफ इसमें नहीं। ठीक है, ये आया पाइथागोरस थ्योरम से, ये कहीं और से नहीं आया है। ठीक है ना भाई? आप अगर यहां पे ऐसे खींचोगे है भाई दोस्तों, आप अगर मेरे प्यारे भाई यहां पे ऐसे परपेंडिकुलर लाइन खींच लोगे 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही।
और सेम ऐसे ही आप यहां पर भी ये परपेंडिकुलर लाइन इस प्रकार से खींच लीजिए। आप बोलोगे हाँ जी सर ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री। ठीक है भाइयों, अरे कुछ तो बोला करो। ठीक है ना। तो मेरे प्यारे भाई ये आमने सामने की लेंथ बराबर हो जाएंगी भाइयों। अगर ये x है, ये भी x है, और मेरे दोस्तों आपका ये भी यहां पर x हो जाएगा। ठीक है ना। समझ में आया? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, ये बात अच्छे समझ में आई है, हमें एक पैसे की इसमें दिक्कत नहीं है। ठीक है भाई। भाई अगर ये लेंथ x है तो ये भी x हो जाएगा, हो जाएगा। भाई अगर ये y है मेरे दोस्तों तो ये भी y हो जाएगा। भाई ये z है तो ये भी z हो जाएगा। ये w है मेरे प्यारे भाई तो ये भी w हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं? आप बोलोगे जी सर है भाई, क्योंकि पैरेलल लाइन है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे मेरे प्यारे बच्चे, ध्यान से यहां पे PA, ये बताओ इस वाले राइट एंगल को ध्यान से देखो। अगर ये W है तो ये भी W है, तो PA का स्क्वायर क्या आएगा? ये 90 डिग्री है, एक्स स्क्वायर प्लस W स्क्वायर। PA का स्क्वायर क्या आएगा मेरे दोस्तों? एक्स स्क्वायर प्लस W स्क्वायर। इसी तरीके से आप यहां पे PC का स्क्वायर निकालो, तो जरा PC का स्क्वायर बताइए क्या आएगा? PC है भाई, अगर ये Z है तो ये भी Z है। आप बोलोगे जी सर, तो PC का स्क्वायर क्या आएगा? इस वाले राइट एंगल को ध्यान से देखिए, ये Z है, ये Y है, 90 डिग्री के सामने PC है, तो Z स्क्वायर प्लस Y स्क्वायर। तो लेफ्ट साइड में जो वैल्यू बन रही है वो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर है। इसी तरीके से आप पीबी का निकालो। पीबी को ध्यान से देखेंगे, ये पीबी, ये राइट एंगल को, अभी ये डब्ल्यू है, ये वाई है, ये कितने डिग्री का एंगल है? 90 डिग्री का एंगल है। तो यहां से पीबी का जो स्क्वायर आएगा वो क्या आएगा? तो आपका जवाब होगा सर वाई स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर प्लस, अब मेरे दोस्तों यहां से पीडी का स्क्वायर आपसे निकालने के लिए कहें, पीडी का तो क्या होगा? ये पीडी ये है, इस वाले राइट एंगल को ध्यान से देखेंगे, ये एक्स है तो ये भी एक्स है, अभी एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, यहां से एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो आपको नहीं लग रहा कि यहां पे दोनों चीजें इक्वल थी? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर, यहां से भी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर, एलएचएस आरएचएस इक्वल है, तो इसी कारण पीए स्क्वायर प्लस पीबी स्क्वायर बराबर पीसी स्क्वायर प्लस पीडी स्क्वायर है। समझ में आ गया? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, समझ में आ गया, कंसेप्ट एकदम क्लियर है। इस पे बहुत बेसिक सा सवाल भी बन सकता है मेरे प्यारे भाई, किस तरीके से रेक्टेंगल है, इसके अंदर मेरे प्यारे भाई यहां पर जो है एक पॉइंट पी है, बहुत ही बेसिक सवाल बनेगा, आपको कोई 3 वैल्यू देकर चौथी वैल्यू पूछ लेगा। ठीक है भाई। यहां पर मेरे दोस्तों ये 33 है, ये 56 है भाई, ये 63 है, ये आपसे पूछ लिया। ये लेंथ आपसे मेरे दोस्तों पूछी गई, ये वाली यहां से यहां तक की, इतना सा सवाल है। तो भाई आमने सामने का स्क्वायर का सम बराबर होगा ना, 33 स्क्वायर प्लस 56 स्क्वायर बराबर 63 स्क्वायर प्लस क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर। ठीक है ना। तो 33 56 क्या होता है? 65 स्क्वायर होता है ना, 33 56 65 पाइथागोरन ट्रिपलेट है, और 16 63 65 भी ट्रिपलेट होता है। तो 65 स्क्वायर माइनस 63 स्क्वायर क्या आ जाएगा? यहां पे 16 आ जाएगी इसकी लंबाई। 16 63 65 भी पाइथागोरन ट्रिपलेट है ना, 33 56 65 और 16 63 65, तो ये जो लेंथ है 16 आ जाएगी। इतना बेसिक सा सवाल मेरे प्यारे भाई इस पे बनेगा। ठीक है जी। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, कोई तकलीफ नहीं है, किसी को थ्योरम याद है तो वो सवाल कर लेगा उड़ उड़ के। ये बताइए जी इस क्वेश्चन का क्या आंसर है? बहुत ही बढ़िया सवाल है बच्चों, इस सवाल की जितनी तारीफ करी जाए उतना कम है। इन द गिवन फिगर, भाई आपके सामने एक चित्र दिया गया है एबीसीडी, जिसका रेक्टेंगल है। एबीसीडी मेरे प्यारे भाई एक रेक्टेंगल है, डीपी 8 है, डीपी की जो लंबाई है 8 है, पीबी की जो लंबाई है 2 है। तो आपसे पूछा एपी की लंबाई क्या होगी? ये एपी आपसे पूछा गया है। पी है क्या? एबीसीडी रेक्टेंगल है जिसमें बीडी डायगोनल है, सीधी रेखा है मेरे दोस्तों ना, बीडी जो है वो स्ट्रेट लाइन है, डायगोनल है, और इस डायगोनल पे ये परपेंडिकुलर डाला गया है मेरे दोस्तों सीपी। आपसे पूछा एपी क्या होगा?
तो भाई रेक्टेंगल का जो हर एक एंगल होता है 90 डिग्री का होता है। मैंने आपको पढ़ाया है कि 90 डिग्री वर्टेक्स से ट्राइंगल डीसीबी राइट एंगल है। 90 डिग्री वर्टेक्स से हाइपोटेनस पे परपेंडिकुलर डालते हैं। अगर ये लेंथ 8 है 2 है तो कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। कंसेप्ट क्या है? सीपी का स्क्वायर बराबर 8 गुणा 2 राइट एंगल में समझाया है। 90 डिग्री वर्टेक्स से हाइपोटेनस पे परपेंडिकुलर डालेंगे मेरे दोस्तों तो कितना आ जाएगा? 8 दूनी 16 का अंडर रूट 4। आपको ये एपी निकालना है मेरे दोस्तों। सवाल समाप्त। ब्रिटिश फ्लैग थ्योरम लग जाएगी है भी। पॉइंट पी से आमने सामने की साइड के स्क्वायर का सम 8 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर बराबर 4 स्क्वायर प्लस एपी स्क्वायर। आप बोलोगे जी सर, तो एपी कितना आ जाएगा? 64 4 68 68 माइनस 16 यानी कि 52। तो एपी का स्क्वायर 52 आ गया। ठीक है ना प्यारे भाई? तो एपी का स्क्वायर 52 है तो एपी की लंबाई क्या आ जाएगी? 52 का मतलब 13 चौका 52 यानी कि 2 रूट 13। तो एपी की जो लेंथ है 2 रूट 13 सेंटीमीटर होगी। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर है। काफी बेसिक सवाल है, बहुत हाई फाई क्वेश्चन नहीं बनते हैं। देखिए ये कितना आसान सा सवाल था। सभी को ये बात समझ में आ गई? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल हमें ये बात समझ में आ गई, इसमें कोई तकलीफ नहीं है। तो दोस्त आज इतना ही छोड़ते हैं, बाकी कल बाय।